हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग सीटेट फरवरी 2026 में जो होना है उसमें एसएसटी की प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाएंगे। आज 26 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो ये जो टॉपिक हमने आज लिया हुआ है ये क्लास 7 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है और आज ही ये चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, एक सेकेंड है। हाँ देखिए कि तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के जो विशाल मंदिर हैं इनका निर्माण चोल शासकों के द्वारा करवाया गया था। आपको बताना है कि वो कौन से चोल शासक थे। ठीक है, तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि इसी क्वेश्चन में आपको एक उत्तर बताया गया है और वो उत्तर क्या है। अगर आपसे कल को कोई पूछ ले कि गंगईकोंडचोलपुरम और तंजावुर में जो विशाल मंदिर हैं उनका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया, तो आप याद रखिएगा चोल वंश के शासकों के द्वारा। ठीक है, तो ये जो तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम है ये क्या है, तो जाहिर सी बात है स्थान के नाम है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे जो विशाल भव्य मंदिर हैं उनका निर्माण, पहला देखिए विजयालय चोल और राजेंद्र चोल, नहीं ये नहीं होगा। राजराजा चोल और राजेंद्र प्रथम, तो हाँ यही वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो राजराजा चोल और राजेंद्र प्रथम के द्वारा तंजावुर में और गंगईकोंडचोलपुरम में विशाल भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आप जाने रहिएगा ये जो गंगईकोंडचोलपुरम है ये मतलब कि किस लिए इस स्थान का नाम इन्होंने गंगईकोंडचोलपुरम रखा, तो याद रखिएगा चोल वंश के जो शासक हैं वो एक बार वेस्ट बंगाल में जो है गए थे जहाँ पे पाल वंश का शासन चल रहा था और वहाँ के शासक को पराजित किया था। क्योंकि वेस्ट बंगाल में जब ये उस वंश को पराजित करने गए थे तो इनको गंगा नदी पार करनी पड़ी थी। यही कारण है कि इन्होंने एक उपाधि ली गंगईकोंड और उसी जीत के उपलक्ष्य में एक नगर बसाया गंगईकोंडचोलपुरम। ठीक है, आगे देखिए यहाँ आपको हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के जो बड़े मंदिर है ना ये स्थापत्य और मूर्ति कला दोनों की ही दृष्टि से बहुत बड़े चमत्कार माने जाते हैं। अभी आप देखेंगे काफी विशाल मंदिर इनके द्वारा बनवाए गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए कह रहे हैं कि चोल कांस्य प्रतिमाओं यानी ब्रॉन्ज इमेजेस के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चोल जो है वहाँ से कई सारी मूर्तियाँ मिली हुई हैं और जो कांस्य मूर्तियाँ हैं इनकी वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो देखिए कह रहे हैं कि वे संसार के सबसे उत्कृष्ट पत्थर की प्रतिमाएं थी। जब यहाँ पे कांसा लिखा हुआ है, कांस्य लिखा है तो पत्थर की तो हो ही नहीं सकती, ये तो अपने आप में रॉन्ग है। दूसरा, केवल राजाओं की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने हमारे साथ 2020 का पेपर जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया है 2020 वाला, उसको आपने हमारे साथ यदि देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिए, हमने इसी चैनल पे उसको सॉल्व कराया हुआ है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था चोल मंदिर से और उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जो चोल मंदिर हैं उसमें शासक और साथ साथ जो आम जन है उनकी भी मूर्तियां बनाई गई थी। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस खूब बनते हैं। और वैसे भी हमारा तो क्वेश्चन कराने का वही तरीका है जिस तरीके का क्वेश्चन मतलब कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो भाई देखिए कि केवल राजाओं की प्रतिमाएं बनती हैं ये गलत हो जाएगा। और वैसे भी हमने बताया हुआ है केवल जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स 100% तो नहीं लेकिन 99.9% चांस है कि वो रॉन्ग होंगे। आगे देखिए कह रहे हैं कि ज्यादातर जो प्रतिमाएं हैं वो तो देवी देवताओं की थी। तो जाहिर सी बात है मंदिर का मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर जो उसमें मूर्तियां होंगी, जो प्रतिमाएं होंगी वो भगवान जी की होंगी। लेकिन कुछ भक्तों की भी मूर्तियां वहां पे देखने को मिल जाती हैं। तो हाँ ये बात सही है, अर्थात ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए कह रहे हैं कि वह लोहे से बनी होती थी। तो जब क्वेश्चन में ही कांसा दिया गया है तो जाहिर सी बात है लोहे का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि चोल काल में किसानों की बस्तियां जो सिंचित खेती के कारण समृद्ध हुई वो क्या कहलाती थी। ठीक है, यानी कि ऐसी किसानों की ऐसी बस्ती जो सिंचाई वगैरह करने की वजह से काफी उपजाऊ भूमि हो गई और ऐसे उपजाऊ क्षेत्रों में खेती किसानी करने वाले जो किसान हैं उनका जो रहने का स्थान था उसके बारे में यहाँ पूछ रहे हैं। पहला देखिए नाडू, दूसरा देखिए उर, तीसरा देखिए नगरम और चौथा देखिए सभा। बताइए क्या हो जाएगा।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला अर्थात उर। ठीक है, तो ये एक शब्दावली है, शब्दावलियों से क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो उर शब्दावली है ये किससे डिनोट कर रही है, अर्थात ये किससे संबंधित है, तो भाई ये चोल काल में किसानों की बस्तियों से संबंधित है जो कि सिंचित खेती के कारण समृद्ध हुए थे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ आपको आगे यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलेगा कि किसानों की जो बस्तियां हैं वो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ जो है काफ़ी समृद्ध हुई थी। वहीं अगर आपसे कहें कि इस तरह के जो गांव के समूह हुआ करते थे उसे नाडु कहा जाता था। अर्थात अगर आप इससे चाहें तो थोड़ा सा को रिलेट करके समझ सकते हैं कि तमिलनाडु, नाडु इट मीन्स गाँव है, और तमिल अर्थात तमिल, तो जो समृद्ध तमिल लोग थे उनका गाँव इट मीन्स तमिलनाडु। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मतलब तोड़ मड़ोड़ के, जैसे नाडु मतलब गांव होता है तो तमिलनाडु गांव जैसा मान लीजिए, एज इट इज़ किसी सोर्स में देखा है तो ऐसी बात नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि ऐसे हम कल्पना कर सकते हैं। मे बी ये सही भी हो तो आप लोग सोचिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है मैच करने के लिए आ रहा है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन बन जाता है हमारे एग्जाम में। क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का है, और आप देखेंगे कि हर दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। देखते हैं, शब्दावली ही है, आपसे कह रहे हैं मिलान करना है क्या क्या दिया है, और इसको थोड़ा छोटा करें तो समझ आए। देखिए ये ना जो वहाँ से कुछ उत्तर मेरूर अभिलेख मिला हुआ है, ठीक है, दक्षिण भारत का, और उसमें दी बताया गया है कि कैसे जो भूमि हुआ करती थी उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे देखिए, वल्लन वगाई, ब्रह्मदेय, शालभोग और पल्लिचंदम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी भूमि किससे संबंधित है। तो ब्रह्मदेय देख करके लग रहा है कि मे बी मतलब कि जो ब्राह्मण वगैरह हैं उनको दी जाने वाली भूमि टाइप का कुछ होगा। तो इस टाइप का देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए, ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी ना, ब्राह्मणों को गिफ्ट के तौर पे जो भूमि मिलती थी वो कहा जाता था ब्रह्मदेय, अर्थात बी का 1 सही हो जाएगा। और बी का 1 देखिए केवल एक ऑप्शन में दिया है, अर्थात इसका उत्तर केवल एक स्टेटमेंट से सही हो जाएगा कि पहला वाला इसका उत्तर होगा। ठीक है, अन्य जो है मतलब अन्य जो है उनको भी मिला लेते हैं। जैसे वेल्लन वगाई, ये कौन है, तो मतलब ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। वेल्लन वगाई वो जमीन हुआ करती थी जो किसानों को दी जाती थी, मतलब किसान जमींदारों को दी जाती थी, और ऐसे किसान जमींदार जो कि ब्राह्मण नहीं थे, अर्थात गैर ब्राह्मण थे। ठीक है, फिर देखिए कह रहे हैं कि शालाभोग, और शालाभोग जो है ये किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए अगर भूमि दी जाती थी तो उसको कहा जाता था शालाभोग। अब विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि दी गई है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि उस भूमि से जो भी लगान मिलेगा, जो भी टैक्स वगैरह मिलेगा, वो विद्यालय के रख रखाव में ही खर्चा जाएगा और उसका खर्च कहीं नहीं किया जाएगा। ठीक है, लास्ट में बचा पल्लित चंदन, और ये भाई याद रखना है आप लोगों ने कि जैन संस्थानों को जो भूमि दान में दी जाती थी वो थी। ठीक है, तो इन चारों का नाम याद रखिएगा। अभी हम लोग एनसीईआरटी में एक बार और रिवाइज करेंगे, और इन सब की जो हमें जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, तो उत्तर मेरूर अभिलेख में इन सब के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, तो यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन में दे भी दिया गया है कि जो वल्लन वगई है ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी, और ब्रह्मदेय ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि है। शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी वो, और देखिए पल्लित चंदम तो जैन संस्थानों को जो दान में भूमि दी जाती थी वो। ठीक है, आगे देखेंगे, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं कि चोल प्रशासन में जो नगरम है वो किसका संगठन था। पहला देखिए, किसानों का तो नहीं, किसानों का संगठन नहीं था ये, ब्राह्मणों का या फिर व्यापारियों का या शिल्पकारों का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, अर्थात ट्रेडर्स यानी कि व्यापारियों का। ठीक है, तो ये जो नगरम है ये संगठन था चोल प्रशासन में व्यापारियों का, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी आवाज़ में थोड़ा लग रहा हो कि आज हमारी आवाज़ लो है तो हाँ मान सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में इस समय बहुत समस्या हो गई है। समस्या का मतलब है कि मेरे पेरेंट्स जो है ना वो पशुओं को पाले हुए हैं। ठीक है, तो लगभग 15-20 पशु हैं, और पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ है मेरे घर में कि लगभग लगभग सारे के सारे पशु एक के बाद एक बीमार होते जा रहे हैं। और 2 दिन से तो लगातार 2 बच्चों की भी मृत्यु हो गई, और मेरे जीवन में एक बहुत मतलब बड़ी घटना घटी। मैंने अपने आज तक के जीवन में पहली बार मेरे हाथों, मतलब समझिए कि मेरे हाथ में ही किसी की मृत्यु हो गई।
मैंने अपने जीवन में ये सब कभी नहीं देखा। मैं बहुत छोटी-सी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ जिसमें मेरे पेरेंट्स हैं और मैं हूँ। मैंने अपने घर में ना बच्चों की किलकारी देखी है और ना वैसे किसी की मृत्यु देखी है। बहुत छोटे थे तब बाबा जी जो है उनकी डेथ हो गई थी। तब से लगभग हमारी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल रही है। लेकिन आज पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा कि कोई आपकी बाहों में अगर दम तोड़ दे तो मतलब कैसा फ़ील होता है। तो इस वजह से मेबी मेरी आवाज़ थोड़ा लो लग रही हो तो आज मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में ये पहला अनुभव है, वो भी इतना दर्दनाक है, तो इस वजह से लो हो सकती है, ठीक है? चलिए, मेरा तो आज मन भी नहीं था कि मैं क्लास लूँ, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है और ब्रेक करना ठीक नहीं था, इस वजह से ले रहे हैं। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, तो इसका आपको याद रखना है कि नगरम के नाम से ज्ञात जो व्यापारियों का संघ है, वो अक्सर शहरों में क्या किया करते थे? तो जाते थे व्यापार वगैरह करने के लिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि जो उत्तर मेरूर अभिलेख है, जो कि सभा के संगठन का विवरण देता है, वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो उत्तर मेरूर अभिलेख की बात हो रही है और कह रहे हैं कि सभा के संगठन का इसके द्वारा विवरण दिया जाता है। बताइए कौन से स्टेट में है? क्या ये केरला में है? केरल में तो नहीं है। दूसरा देखिए कर्नाटका, तीसरा तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा कि जो उत्तर मेरूर अभिलेख है, ये हमें तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए और यहाँ पे आपको ये भी दे दिया गया है कि ये अभिलेख एग्जैक्ट कहाँ से मिला है, तो तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से जो है मिला हुआ है। आगे देखिए, यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य थी। जैसे अगर कोई व्यक्ति सभा का जो है मेंबर बनना चाहता था और वो सभा क्या थी, अभी हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते चलें, तो हम लोग उसी तरीके से करते भी हैं। तो आपको बताना है कि सभा की सदस्यता, सपोज दैट आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो समझ लीजिए कि कोई एक नेता है, अर्थात विधायक का चुनाव होना है, ठीक है? तो जैसे विधायक का चुनाव होना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के यहाँ है कि भाई अगर आप भारत देश के नागरिक हो और आपका एक फिक्स क्राइटेरिया एज ग्रुप वाला कंप्लीट हो गया है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर मतलब कि ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितना पढ़े लिखे हो, आपके पास और भी क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, वो सब थोड़ा कम ही देखा जाता है, ठीक है? लेकिन आप देखिए कि चोलों के यहाँ, यानी कि चोल वंश का जब शासन था, यानी कि दक्षिण भारत में, उस टाइम पे इस तरह का जो संगठन था, यानी कि जो सभा है, उसके मेंबर बनने के लिए कई सारे क्राइटेरिया रखे गए थे, यानी कि पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए, ऐसी जो है भूमि का मालिक हो जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता हो, अर्थात जहाँ से टैक्स वगैरह मिलता है, और साथ में दिवालिया वगैरह भी नहीं होना चाहिए। इवन उसके जो नात रिश्तेदार हैं वो भी दिवालिया नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो इस टाइप की बातें हैं। फिलहाल के लिए देखते हैं, कह रहे हैं कि कौन सी एक आवश्यक शर्त नहीं थी, ये आपको बताना है। पहला देखिए, कह रहे हैं कि 35 से 70 वर्ष की आयु, तो भाई एज ग्रुप तो था, एज का क्राइटेरिया था कि कम से कम 35 और हाईएस्ट 70 ईयर्स का आपको होना है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि अपना घर होना चाहिए, तो हाँ, 35 से 70 के बीच उम्र होनी चाहिए, उनका खुद का अपना घर होना चाहिए और साथ में वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? तो आज आज का जो हम लोगों के यहाँ चुनाव होता है, उसके उन लोगों को ना सीखने की आवश्यकता है तमिलनाडु के इस सभा की जो शर्तें थे उससे, ठीक है? कि भाई पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है? नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में बचा कि क्षत्रिय कुल का होना चाहिए, तो ऐसा नहीं था, ठीक है? तो कुल मिलाकर के वहाँ पर भी ऐसी कोई मान्यता नहीं थी कि केवल किसी एक स्पेसिफिक वर्ग के व्यक्ति को ही यहाँ पे चुना जाना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ देखिए बता रहे हैं कि भूस्वामियों और ब्राह्मणों के संदर्भ में ये शर्त थी। कुल मिलाकर के या तो भूस्वामी हो या फिर ब्राह्मण वगैरह हो, इस तरह की बात है। आगे देखिए, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि चोल साम्राज्य में किसी समिति का सदस्य चुनने के लिए कौन सी विधियां अपनाई जाती थी। क्या वैसे ही मुंह देख करके जो है चुन लिया जाता था कि भैया मुंह देखने से लग रहा है कि गोरे चिट्टे हो, इसका मतलब है सफा में मतलब कि मेंबर बनने के योग्य हो, या फिर कुछ और क्वालिटीज थी, ये आपको बताना है। तो बताइए, क्या ओपन इलेक्शन हुआ करता था, क्या राजा के द्वारा नामांकन होता था, या फिर लॉटरी सिस्टम था, या वंशानुगत उत्तराधिकार था, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए ना, एक तरह से ना लॉटरी सिस्टम आप समझ सकते हैं, लॉटरी प्रणाली, अर्थात जो भी मतलब कि उम्मीदवार होते थे, उन उम्मीदवारों का नाम लिख करके एक चिट, मतलब चिट लिख करके वो एक डब्बे में डाला जाता था और एक छोटे बच्चे से उनमें से किसी ना किसी एक चिट को निकालने की बात की जाती थी, और जिसका नाम आ जाता था वही फिर वहाँ का मतलब कि क्या बन जाता था,
सदस्य बन जाता था, ठीक है। तो थोड़ा सा अजीब था ये लेकिन फिलहाल के लिए लॉटरी प्रणाली जैसे आप मान सकते हैं। और राजा के द्वारा नॉमिनेशन नहीं होता था, ओपन इलेक्शन भी नहीं होता था, ये सब भी नहीं था। तो देख लीजिए, योग्य लोगों के नाम जो है वो एक तालपत्र के छोटे टिकट पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। फिर एक छोटे लड़के के द्वारा टिकट निकाल कर अर्थात लॉटरी के माध्यम से चुनाव किया जाता था। इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने बचपन में की हुई हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि चोल काल के दौरान मुर्वेद वेलन उपाधि का क्या अर्थ था, ठीक है। तो इस तरह की उपाधियां हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला देखिए, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान। दूसरा, 3 वेदों का ज्ञाता, तो वो तो त्रिवेदी हो जाएगा। फिर देखिए, मंदिर का मुख्य पुजारी, ये भी नहीं है, ये नहीं होगा, उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वाला। अर्थात 3 राजाओं को अपनी सेना देने वाला जो किसान होता था उसे इस तरह की उपाधि मिलती थी, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, धनी किसानों को सम्मान के रूप में मुर्वेद वेलन जैसी जो उपाधियां हैं वो मिलती थी, अर्थात 3 राजाओं को अपनी सेवा देने वाला किसान जैसी उपाधियां, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमने 9 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग सोच रहे हैं एनसीईआरटी को देख लेते हैं, वरना मतलब लगातार बोर हो जाएंगे ना, फिर लगातार एमसीक्यू, फिर लगातार एनसीईआरटी, उसमें बोरियत होगी। इस वजह से अब हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी को देख लेते हैं। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ पे आ चुके थे। इसके पहले हमने देखा था कि कैसे श्रीलंका की विजय वगैरह इनके द्वारा की गई थी, चोल वंश के शासकों के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि चोल काल में जो भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला अर्थात कांस्य की जो मूर्तियां बनाई गई उनके बारे में, ठीक है। देखिए, तो राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल इनके द्वारा आप देखेंगे तो तंजावुर और गंगईकोंड-चोलपुरम में काफ़ी सारे बड़े और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ये तो हमें समझ आ ही रहा है कि ये लोग चोल वंश के महानतम शासकों में अपनी गणना करवाते हैं और इन्होंने तंजावुर में और गंगईकोंड-चोलपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि ये जो चोल मंदिर हुआ करते थे ना, ये अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए, ठीक है। और यहाँ पे शिल्प उत्पादन हुआ करता था, अर्थात शिल्प उत्पादन के केंद्र के रूप में भी ये आगे बढ़े। फिर देखिए, ये मंदिर शासक और अन्य लोगों के द्वारा जो भूमि दी जाती थी उससे संपन्न हुए, अर्थात कुछ शासकों के द्वारा इन मंदिरों को दान में भूमि दी गई, कुछ अन्य लोगों ने भी इन मंदिरों को दान में भूमि दी। तो दान में जो भूमि दी उसका मतलब क्या हुआ, तो उसका मतलब यही हुआ कि उस भूमि से जो भी टैक्स वगैरह मिलेगा, जो भी लगान मिलेगा, वो इन मंदिरों के रखरखाव के लिए और साथ में इनके आसपास या इन मंदिरों में जो काम करने वाले लोग हैं उनके संरक्षण के लिए खर्च होगा। तो आगे आपको बता रहे हैं कि इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च हुआ करती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे, उनके लिए काम करते थे। पुरोहित माला, जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए, जो पुरोहित हैं अर्थात जो पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, वो जो प्रसाद बनाने के लिए बावर्ची हैं, जो वहाँ पे साफ सफाई करने के लिए मेहतर हैं, जो माला बनाने वाले माली वगैरह हैं, उनके लिए, ठीक है। तो ना केवल लगान, बल्कि आप देखिए कि उस भूमि का जो उपज हुआ करता था, उस उपज को भी बेच करके जो पैसा मिलता था, वो सारा का सारा काम मंदिर के रख रखाव में ही खर्चा किया जाता था, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि और साथ में वहाँ पे रहने वाले जो मतलब कि संगीतकार थे, डांस करने वाली जो नर्तिकाएं थी, उन लोगों के ही रख रखाव या उन लोगों के ऊपर ही इससे मिलने वाला सारा का सारा पैसा खर्च हुआ करता था। अन्य जगहों पर इसमें नहीं खर्च किया जाता था, अर्थात जो भूमि मंदिर को दान में दे दी गई उसका ना तो टैक्स लिया जाएगा और ना ही मतलब शासक के द्वारा ना तो टैक्स लिया जाएगा और ना तो उसका जो पैसा है वो कहीं अन्य काम में खर्च किया जाएगा, वो मंदिर से जुड़े हुए लोगों के ही डेवलपमेंट में खर्च होने वाला है, ठीक है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं ये अच्छी बात थी। आगे देखिए, यहाँ पे ना ये जो मंदिर है आप इसको देखिए, तो ये किसका मंदिर है, तो आपको बता रहे हैं गंगईकोंड-चोलपुरम का मंदिर है, ठीक है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, इतना पुराना मंदिर है, बावजूद इसके जो है इतना प्यारा है। और सबसे बड़ी बात जो आपको चोल मंदिर में देखने को मिलेगी, दीवार जो है उसको बहुत मतलब कि अच्छी तरीके से अलंकृत किया गया है। और आप देखिए कि इनका जो आधार है वो चौड़ा है, ठीक है। कैसे है, आधार चौड़ा है और शिखर देखिए वो पतला होता चला गया है, ठीक है। तो ये इनके मंदिरों की विशेषता रही है। आगे देखिए, मैं जो भी बात बताती हूँ एक एक सिंगल पॉइंट एनसीईआरटी का, उसको दिमाग में बिठा के रखिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। किसी और के नोट्स खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने ईमानदारी से हमारे द्वारा बताई गई बातों को नोट डाउन किया तो, ठीक है। आगे देखिए,
तो ये जो मंदिर है ना, इसको आप देखिए कि दूसरे शब्दों में आप देखिए कि मंदिर केवल और केवल पूजा पाठ का केंद्र नहीं थे, अर्थात मंदिर में केवल पूजा पाठ करने की ही बात नहीं थी, बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी थे। मंदिर में जो है ना, मंदिर में जो पैसा हुआ करता था ना, उससे लोगों को दान दान नहीं दिया जाता था, बल्कि ऐसा दिया जाता था, मतलब कि ले जाओ, आज तुम अपना काम करो, कल तुम्हारे होगा तो देगा, मतलब देना, लेकिन ब्याज पे, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो भी मंदिरों से हुआ करती थी। आगे देखिए, कह रहे हैं कि मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट क्या था, तो आपको याद रखना है कांस बनाने की, मतलब कि कांसे की प्रतिमा अर्थात कांसे की मूर्ति बनाने की जो कला है वो। आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये जो कांसा है वो मिश्र धातु है, कौन सी वो दो धातुएं हैं जिनको मिला करके कांसा तैयार किया जाता है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे देखिए, और सबसे बड़ी बात कि चोल कांस्य जो प्रतिमाएं हैं वो विश्व विख्यात है, यानी कि चोल टाइम पीरियड में जो कांसे की मूर्तियां बनती थी वो पूरे विश्व में जानी जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ज़्यादातर जो प्रतिमाएं हैं वो देवी देवताओं की ही हुआ करती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। तो सोचिए, 2020 का जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर, उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखेंगे ना, तो एनसीईआरटी पढ़ के भी आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखिए, यही वाला स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने पूछ लिया था, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं ना मूर्तियों को बनाने की एक विधि आपको बताती हूँ, जो हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को पता हो कि किस तरह से मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ये जो धातु की मूर्तियाँ हैं उनको बनाना थोड़ा टेढ़ी खीर जैसे होता है। तो क्या काम करते थे, आप समझिए कि जो मोम होता है, मोमबत्ती जिसमें से बनती है ना, वही मोम, इस मोम को ना ये लोग पहले मूर्ति के आकार में ढाल देते थे। क्या करते थे, मूर्ति के आकार में उस मोम को बना देते थे। सपोज दैट ये मोम है, ठीक है, इसमें इनको मूर्ति बनानी है, तो इस मोम का उन्होंने मूर्ति बना दिया। जिस भी भगवान या जिस भी देवी देवता या जिस भी व्यक्ति की मूर्ति बनानी है उसमें उनको ढाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या काम करते थे, उस मोम के ऊपर ये जो धातु है, अगर वो कांसे की बना रहे हैं तो कांसा धातु, तांबे की बना रहे हैं तो तांबा धातु। तो चूंकि जो हम लोग चोल काल देख रहे हैं और चोल काल में लोग तांबे की सॉरी कांसे की धातु बना रहे थे, तो कांसा जो है वो उसके मोम के ऊपर डाल देते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो मोम है ना वो तो अंदर रह गया, लेकिन जो मतलब कि धातु डाली गई, उस धातु की जो ढलाई की गई वो अपना आज नहीं तो कल थोड़ा जब सूख जाएगा तो शेप ले ही लेगा। और साथ में नीचे से ना ये लोग थोड़ा होल करके रखते थे। होल किस लिए रखते थे, तो होल इसलिए रखते थे ताकि बाद में आग जला करके जो मोम है उसको पिघला करके बाहर निकाला जा सके, और लास्ट में केवल और केवल जो मतलब कि धातु है उसकी मूर्ति मिले, ठीक है। कभी आप मतलब खुद से ट्राई कीजिए, जैसे सपोज दैट आपको कुछ भी नहीं बनाना आता है, लेकिन फिर भी एक गेंद टाइप का बनाना समझिए सीख लीजिए कि आप एक मतलब मोम लीजिए और मोम को ऐसे गोला गोला कर लीजिए, उसके ऊपर से पिघला के लोहा डाल दीजिए, लोहा ही मिलेगा और क्या ही यहाँ मिलने वाला है इतना उपलब्ध। और उसके बाद कुछ टाइम बाद, नहीं लोहा भी क्यों डालेंगे, मिट्टी डाल दीजिए ना, सबसे अच्छी बात है कि मिट्टी डाल दीजिए, क्योंकि ये सर्व सुलभ है, सबसे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और उसके बाद कुछ 2-3 दिन बाद जब मिट्टी सूख जाएगी तो आप लोग क्या काम करिएगा, उन नीचे थोड़ा सा छेद बना के रखिएगा, उस छेद में आग लगा दीजिएगा, तो जो मोम है ना वो पिघल के नीचे चला जाएगा और आपके पास मिट्टी की गेंद जो है वो तैयार हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने अपने गांव में देखा है, लोग ना हौदा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हौदा। और ये हौदा क्या है, तो जहाँ पे जानवरों को चारा वारा दिया जाता है वही है हौदा। लोग चरही भी बनवा लेते हैं, लेकिन हौदा भी कुछ लोग बनाते हैं। तो हौदा के लिए क्या काम करते हैं, पहले ना ऐसा कोई भुरभुरा आइटम, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी या फिर और कोई भुरभुरा आइटम है तो उसको पहले रखते हैं, उसके ऊपर से जो सीमेंट है उसकी जो है पुताई या लिपाई कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद सीमेंट जब एकदम जम जाता है तो वो लोग का मतलब कि जो हौदा है उसको उठा लेते हैं और मिट्टी जो है वो अपन वैसे वैसे पड़ी रह जाती है। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि जो कांसे की मूर्तियां हैं या जो तांबे की मूर्तियां बनाई जाती हैं वर्तमान में भी, ये एक बहुत ही सर्वसुलभ विधि मानी जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे देखिए, तो एग्रीकल्चर और जो सिंचाई है उसको देखिए। तो मतलब हम लोगों ने देख लिया उनकी मूर्ति कला वगैरह को। अब हम देखते हैं कि जो चोल काल का समय था, उन लोगों ने एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट किए हैं। क्या वो लोग मतलब सिंचाई वगैरह के लिए केवल बारिश के पानी पे निर्भर थे, या इन्होंने कुछ मैनमेड चीज़ों को भी डेवलप किया था, ये हमें यहाँ देखना है। देखिए,
यहाँ आपसे बता रहे हैं कि चोलों की कई उपलब्धियाँ एग्रीकल्चर में जो इन्होंने डेवलपमेंट किया उससे भी हमको देखने को मिलती है। यहाँ मानचित्र 2 वही वाला है जो हमने कल मानचित्र देखा था, मैप दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। कह रहे हैं कि आपने ध्यान से देखना है कि जो कावेरी नदी है, ठीक है, तो दक्षिण भारत में कावेरी नदी प्रवाहित होती है। कावेरी नदी जो है ना वो बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाती है, डेल्टा बनाती है कुल मिलाकर के। तो जब बे ऑफ बंगाल में ये अपना पानी विसर्जित कर रही हैं, उस बे ऑफ बंगाल में जाने के पहले कई सारी शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। अर्थात जैसे सपोज दैट ये कावेरी नदी प्रवाहित हो रही है और ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक। यहाँ पे जाने से पहले ना ये कई सारी शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कावेरी नदी है ये बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं। और ये जो शाखाएं हैं ना ये बार बार क्या काम करती हैं, पानी को उलीचती रहती हैं। अब कुछ लोगों को ना ये वर्ड नहीं समझ आ रहा होगा, तो पानी उलझना गांव वाले तो सब समझ गए होंगे, क्योंकि पानी उलझा जाता है, जैसे खेत में पानी उनी लगा रहता है, तो फिर अगर सपोज दैट पाइप से ढंग से पानी नहीं पहुंच रहा है, ऊंच खाल है, तो फिर वो लोग हाथ से ना ऐसे मिट्टी को उठा उठा कर पानी को उठा करके इस जगह से उस जगह फेंका जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, उलीचना, इसी को उलचना कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, कह रहे हैं कि जो कावेरी नदी की शाखाएं हैं वो पानी को उलीचती रहती हैं, और जब पानी को उलीचती रहेंगी नदियाँ, तो उससे ना आप देखेंगे कि किनारे पे जो उपजाऊ मिट्टी है वो जमा होती रहती है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपने खादर और बांगर का नाम सुना होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जो खादर है वहाँ पे पानी नदियाँ अभी भी ला रही हैं, और वो क्षेत्र उपजाऊ होता है। क्यों? क्योंकि जो नदियाँ हैं अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ों को बहा करके ले चलती हैं, और इसी में उपजाऊ जो भूमि है वो भी बहाव के साथ आता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कावेरी नदी की शाखाएं हैं ये पानी उलीचती रहती हैं। पानी उलझने से क्या होता है कि यहाँ जो उपजाऊ मिट्टी है वो होती रहती है, ठीक है। और इन नदियों का जो पानी है ना वो आप देखिए विशेष रूप से एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, और उसमें भी जो एग्रीकल्चर किया जाता है वो है चावल का, ठीक है। यानी कि सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे चावल की खेती मतलब की जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो चावल की खेती अर्थात जो धान की खेती की जाती है ना, वहाँ पे नमी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, अर्थात वहाँ पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो कावेरी नदी है ना उनकी जो शाखाएं हैं वहाँ पे जो नदियाँ हैं, मतलब जो शाखाएं हैं वो नदियाँ ही हैं कुल मिलाकर के, तो उन नदियों के द्वारा जो उपजाऊ भूमि तैयार की जाती है वो चावल के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कावेरी नदी की शाखाओं से जो पानी है वो कौन सी खेती के लिए सर्वाधिक मात्रा में उपयुक्त है। तो आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि यहाँ धान दिया है, तो धान अर्थात चावल जो भी दिया गया है, ठीक है। क्योंकि खेती तो धान की जाती है, बाद में प्रोसेस करके चावल उसमें से निकाला जाता है। फिर देखिए यहाँ आपसे कह रहे हैं कि हालांकि तमिलनाडु का जो दूसरा हिस्सा है उसमें एग्रीकल्चर पहले से ही हुआ करता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि चोलों के द्वारा ही यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट किया गया, नहीं, पहले भी एग्रीकल्चर हुआ करता था। लेकिन आप देखेंगे कि 5वीं या 6ठी सदी में आते आते एक बड़े पैमाने पर यहाँ पे चावल जो खेती है वो होने लगी, या ये कहें कि एक बड़े पैमाने पर यहाँ पे खेती जो है वो होने लगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए कुछ इलाकों में तो जंगलों को भी साफ किया गया, और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जमीन को समतल किया गया, ठीक है। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध भी बनाए गए, यानी कि तटों पे बांध बनाए गए, और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का भी निर्माण किया गया। तो आप ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा कि वहाँ पे सिंचाई के लिए किस किस तरह की व्यवस्थाएं की गई। तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में मतलब कि क्या किया गया, तटबंध बनाए गए, यानी कि तटों पे बांध बना दिए गए, और साथ में पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों को बनाया गया। आज भी आप देखिए हमारे यहाँ सिंचाई में मतलब कि जो नहरें हैं उनका एक महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। आगे देखिए, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे कई बार होता था कि एक साल में 2 फसलों को उपजाया जाता था। जैसे वर्तमान में भी हम लोगों के यहाँ जो फसल उपजाने की व्यवस्था है, साल भर में 2 फसलों को उपजाया जाता है, एक गेहूँ एक चावल, अर्थात रबी और खरीफ, ठीक है। हो सकता है हम लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग जो मतलब कि मध्य वाला होता है, जिसमें नगदी फसलों को उपजाया जाता है, या फिर जो हम लोग जो जायद फसलें हैं ना वो थोड़ा कम ही लोग उपजाते हैं। लेकिन रबी और खरीफ की जो फसलें हैं वो सामान्यतः आप देखेंगे कि हर कोई उपजा ले जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये जो है मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये चोल काल में बनाई गई कांसे की एक प्रतिमा है, ठीक है। फिर देखिए
यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि ये आपको जो चित्र में दिखाया गया है ये कुछ और नहीं है, ये 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में कहाँ बना है, ये इम्पोर्टेंट है कि 9वीं शताब्दी में बनाया गया तमिलनाडु का ये एक जल द्वार है, ठीक है। और हौज से जो नदी की शाखाएं हैं उसमें पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। अरे आप लोगों ने देखा होगा नहर में ना फटकी बनती है, जो फाटक है वो किस लिए बनता है, पानी को रोकने के लिए तो बनता है ना, ताकि मतलब इस साइड से नहर में पानी ना जाए, एक ही साइड जाता रहे, तो वही चीज़ है। बस यही है कि ये पहले इसको मजबूत लकड़ी वगैरह का बना लेते थे, अभी दूसरी तरफ से बनता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो जल द्वार है ये पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित करता था और साथ में नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करने का काम करता था। तो कुल मिला के वही है कि नदी का जो पानी है वो जहाँ हम लोग चाह रहे हैं उस साइड रहे, बहुत ज़्यादा जल स्तर ना बढ़ने पाए, इसलिए इस तरह की चीज़ें इनके द्वारा की जाती थी, ठीक है। यहाँ देखिए हमने भी कहा था ना कि देखिए क्या इन लोगों के द्वारा क्या मतलब कि कुछ मैन मेड चीज़ें भी हैं सिंचाई के लिए या फिर वर्षा के पानी पे निर्भर थे, तो नहीं, हमने देखा ये लोग नहरें भी बना लिया करते थे। और यहाँ देखिए कह रहे हैं कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना ज़रूरी था, अर्थात वहाँ पे अगर आप मतलब खुद से सिंचाई वगैरह नहीं करेंगे तो पानी का मतलब कि पानी नहीं हो पाता है। जैसे ढलान वाली जो जगह होती हैं वहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है। बारिश का पानी अगर वहाँ पानी बरसेगा भी तब भी तो ढलान की वजह से तुरंत बह जाएगा। तो इस वजह से मैन मेड चीज़ें हैं तो फिर वहाँ पे पानी की जो व्यवस्था है वो की जा सकती है। आगे कह रहे हैं कि सिंचाई के लिए कई तरह की पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में तो कुएँ खोदे गए थे, तो ट्यूबवेल समझ लीजिए, ठीक है। और अन्य जगहों पे बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए जाते थे, ठीक है। तो गाँव में आज भी जो गड़ही वगैरह बनाई जाती है ना, इसके पीछे का मेन रीज़न यही है कि अगर कल को बारिश ना हुई, पानी की दिक्कत हुई, तो लोग उसमें इंजन वगैरह बिठा करके पानी से अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। तो वही वाली व्यवस्था यहाँ भी की गई है। तो ये सब आज का नहीं है, ये पुराने टाइम से ही चला आ रहा है। आप देखिए बारिश के पानी को इकट्ठा करना, और ये इकट्ठा कहाँ करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है अपने दुआरे पे तो इकट्ठा करेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ एक बड़ा तालाब जैसा बनाना होगा, तो वहीं पे ये सारे काम होते थे। आगे देखिए कह रहे हैं कि आपने ध्यान रखना है कि सिंचाई के काम में बहुत अच्छी स्कीम की ज़रूरत पड़ती थी, अर्थात योजना की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना और ये भी तय करना कि जो पानी का डिवाइडेशन है यानी कि जो पानी का बंटवारा है वो किस तरह से किया जाए। पता चला ऐसे ही किसी मूर्ख व्यक्ति को बैठा दिया और जहाँ पानी की आवश्यकता नहीं है उसने वहाँ पे पानी छोड़ दिया, एकदम फ्लो में वहाँ बाढ़ आ गई, और दूसरी साइड जहाँ पानी की आवश्यकता थी वहाँ अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो ये सब भी ना एक समझदारी का काम था, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो नए शासक हैं ये साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने भी इन गतिविधियों में काफ़ी सक्रिय रूप से जो दिलचस्पी है वो दिखाई। पुराने शासकों ने तो नहीं, लेकिन जो नए नए शासक आए उन लोगों ने इसमें अपना जो इंटरेस्ट है वो दिखाया। फिर देखिए ये हमने देखा, हमने 2 चीज़ देखा, एक तो हमने उनका स्थापत्य वगैरह देख लिया, उनका जो मूर्तिकारी वगैरह है कला उसको देखा। दूसरा हमने देखा कि उन लोगों के यहाँ एग्रीकल्चर और सिंचाई के लिए क्या कुछ साधन वो लोग अपनाया करते थे। अब आपको यहाँ कह रहे हैं कि जो साम्राज्य था यानी कि जो चोल शासन था, चोलों का जो प्रशासन था वो किस तरह का था। जैसे आज हम लोगों के यहाँ का जो मतलब कि प्रशासन है वो किस तरह का है, तो उसी तरह से बात हो रही है कि आप चलो देखो कि जो चोल शासन था वो किस तरह से अपना प्रशासन करने का काम करता था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि प्रशासन किस प्रकार संगठित हुआ करता था। तो यहाँ देखिए किसानों की बस्तियाँ, ये आपको याद रखना है। अब ना एक एक शब्दावली आपके काम की है कि किसानों की बस्तियाँ जो उर कहलाती थी, ठीक है। तो किसान की बस्ती क्या कहलाती थी, उर कहलाती थी। इस शब्द को आपने याद रखना है। फिर देखिए सिंचित खेती के साथ धीरे धीरे ये काफ़ी समृद्ध होती गई, अर्थात जैसे जैसे भूमि को खुद से सिंचाई करके उसको उपजाऊ किया गया वैसे वैसे ये जो उर हुआ करते थे ना ये धीरे धीरे काफ़ी समृद्ध होते गए, अर्थात काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि पैसे वाले धनवान धनी व्यक्ति होते गए। कह रहे हैं कि इस तरह के गाँव के समूह को क्या कहा जाता था, नाडु। अर्थात पहले तो व्यक्ति ही बनता है, तो पहले तो किसान बस्तियों में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जहाँ पे जो उर हैं, ठीक है, ये जो उर हैं धीरे धीरे जब समृद्ध हुए तो समृद्ध उर लोगों का जो समूह है या समृद्ध उर या समृद्ध किसान जो है वो जिस स्थान पे निवास करते थे उस गांव को यहाँ पे नाडु की संज्ञा दी गई, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अमीर किसान जहाँ पे निवास करते थे उस स्थान को नाडु की संज्ञा दी गई, बस इतना जानिए आप। आगे देखिए
कह रहे हैं कि ग्राम परिषद और नाडु ये न्याय करने और साथ में टैक्स वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य भी कर लिया करते थे। ठीक है, तो किनके द्वारा टैक्स वसूलने और न्याय करने का प्रशासकीय कार्य किया जाता था? तो ध्यान रखिएगा, जो गांव की परिषद हुआ करती थी वो, और जो समृद्ध किसान अर्थात नाडु थे वो। ठीक, आगे देखिए, एक एक शब्दावली पे नज़र बना के रखिए। ये जो शब्दावलियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं बार बार आपसे बता रही हूँ। फिर देखिए, एक और शब्द आ रहा है वेल्लाल, और ये वेल्लाल क्या थे? तो ये जाति कि वेल्लाल जो है ये एक प्रकार की जाति हुआ करती थी। किन की जाति थी? तो ये आपको बताना है, कि यहाँ बता रहे हैं कि वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। तो वो जो नाडु हुआ करते थे उनके कामकाज में नियंत्रण हासिल करने का जो राइट्स था वो किनके पास था? तो वल्लाल जाति के जो धनी किसान थे उनको था। ठीक है, और किसकी तरफ से था? जाहिर सी बात है सरकार की तरफ से, अर्थात शासक की तरफ से थे। फिर देखिए, कह रहे हैं उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में, तो ध्यान रखिएगा धनी भूस्वामियों की बात हो रही है, गरीब किसानों की बात नहीं हो रही है। जो धनी भूस्वामी या धनी जमींदार टाइप के व्यक्ति थे उनकी बात हो रही है कि इनको ना चोल शासकों के द्वारा, चोल राजाओं के द्वारा कुछ उपाधियां दी गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उपाधि है मूवेंद वेलन, और ये मूवेंद वेलन का कि अर्थ क्या होता है? तो ऐसा व्यक्ति जो 3 राजाओं की सेवा करता हो। ठीक है, अर्थात 3 शासकों के दरबार में जाता हो, इस टाइप की बात आप समझ लीजिए। और फिर देखिए, और जाहिर सी बात है किसान तो है ही, तो किसान तो आपको पता ही है। फिर देखिए, अरैयार ये भी एक उपाधि थी, इसका मतलब होता है प्रधान। ठीक है, तो इस तरह की जो उपाधियां हैं वो इन लोगों को शासक के द्वारा प्रदान की जाती थी। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्हें केंद्र में कुछ इंपॉर्टेंट जो राजकीय पद वगैरह हैं वो भी सौंप दिए जाते थे। तो ये सब आपको याद रखना है। यहाँ देखिए, ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको वहाँ पे सॉल्व कराया, भूमि के प्रकार। तो ये देखिए, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वल्लन वगाई। ठीक है, तो कहाँ से मिलता है? मैंने आपको बताया, ये चोल अभिलेखों से जानकारी मिलती है। चोल, और पहला देखिए वल्लन वगाई, और इसका मतलब होता है कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, अर्थात भूमि का स्वामी है, यानी कि आप समझिए लैंडलॉर्ड तो है। ठीक है, लैंडलॉर्ड है, वो व्यक्ति लैंडलॉर्ड है लेकिन ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो लैंडलॉर्ड है लेकिन ब्राह्मण नहीं है, उसकी जो भूमि है वो क्या कहलाती थी? वल्लन वगाई कहलाती थी। ठीक है, वही देखिए दूसरा ब्रह्मदेय, तो ब्राह्मणों को जो उपहार में कि भूमि दे दी जाती थी वो ब्रह्मदेय थी, ब्रह्मदेय। ठीक है, फिर देखिए, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी उसे कहा जाता था शाला भोग। और फिर ये देखिए, मंदिर को उपहार में जो भूमि दी जाती थी उसको क्या कहते थे? एक तो देवदान, ये तो इजी सा ही है, समझ ही सकते हैं। देव अर्थात भगवान जी, देव में ही कि जो देवता हैं वो कहाँ रहते हैं? मंदिर में ही रहते हैं। तो मंदिरों को जो भूमि दी जाती थी उसी को देवदान या फिर तिरुनमटुक्कनी कहा जाता था। ठीक है, बचा हमारे पास पल्लित चंदम, और ये हो जाता था कि ऐसी संस्थाएं जो जैन धर्म से संबंधित थी उनको जो भूमि दी जाती थी उसे कहा जाता था पल्लित चंदम। ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए आगे देखिए। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि हमने देखा कि जो ब्राह्मण हैं उनको समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय जो है वो मिलता ही रहता था। तो ब्राह्मणों को तो हमेशा से ही जो है शासक संरक्षण प्रदान किया ही करते थे। फिर देखिए, कावेरी घाटी की बात हो रही है कि कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के जो दूसरे हिस्सों हैं, हिस्से हैं, उसमें ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आती गई। अब जाहिर सी बात है, जब इतना सारा उनको धन खजाना मिलता जा रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, तो बस्तियां तो बसना तय ही है। ठीक है, फिर देखिए, वो जो मैं वहाँ पे आपको बता रही थी ना सभा, उस सभा को यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक ब्रह्मदेय, और ये ब्रह्मदेय क्या है? तो मैंने बताया कि ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। तो उसी ब्रह्मदेय की देख रेख करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता था? एक सभा के द्वारा किया जाता था। और उस सभा में कौन लोग शामिल थे? तो ब्राह्मण भूस्वामी, केवल और केवल ब्राह्मण भूस्वामी उस सभा में शामिल हुआ करते थे। और ये जो सभाएं हैं वो अपना काम बहुत ही कि कुशल पूर्वक किया करती थी। इनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे, यहाँ देखिए कि इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर और ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। मतलब इनके निर्णयों का बहुत महत्व हुआ करता था। फिर देखिए, नगरम के नाम से ज्ञात जो व्यापारियों का समूह है वो अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करने का काम करते थे। तो याद रखिए कि नगरम क्या है? व्यापारियों का संघ हुआ करता था। ठीक है, फिर देखिए,
यहाँ आपको बता रहे हैं कि तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि जो ब्राह्मणों की सभा है ना, उसका संगठन कैसे हुआ करता था। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सभा का अगर कोई व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है तो उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए थी, इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो उत्तर मेरूर से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है वहाँ से हमको इस बात की जानकारी मिलती है। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं मतलब सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि की देख रेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां हुआ करती थी। और ये जो समितियां हैं ना, इन समितियों में सदस्य वही लोग बन सकते थे जिनके मतलब कि सॉरी, पहले तो यही बता दिया गया है कि इनके जो मतलब कि सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होता था, वो चीज़ देखिए। तो कह रहे हैं कि इसमें जो सदस्यता है उसको प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं कि योग्य उम्मीदवारों का जो नाम है ना, वो ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिख दिया जाता था और मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता था। वही टिकट लॉटरी वाली बात हो रही है। कह रहे हैं कि किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था और जिस व्यक्ति का नाम आ जाता था वही वहाँ का फिर भाई सदस्य बन जाता था। कहीं न कहीं ये बहुत भ्रष्टाचार टाइप का लग रहा है ना, लेकिन वो लोग अपना बहुत ईमानदारी से किया करते रहे होंगे। फिर देखिए, आज तो आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार रहे, किसी एक ही व्यक्ति का, सारी पर्चियों में एक ही व्यक्ति का नाम लिख दिया जाए, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ दरअसल आपको बता रहे हैं कि वो जो हमें अभिलेख मिला हुआ है ना, उत्तर मेरूर अभिलेख, जिससे हमें ये पता लगेगा कि आखिरकार वो जो समिति के सदस्य बन रहे हैं, उन सदस्यों के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए क्या बता रहे हैं आपसे कि जो उत्तर मेरूर अभिलेख है वहां से हमको ये जानकारी मिलती है कि सभा की सदस्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला देखिए कि वो ना भूमि का तो पहली बार तो स्वामी होना चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं है कि गरीब किसान है, नहीं भाई, लैंडलॉर्ड टाइप का होना चाहिए, यानी कि उसके पास भू संपत्ति होनी चाहिए और ऐसी भूमि होनी चाहिए जहाँ से टैक्स वसूला जाता है, अर्थात केवल और केवल आपका गुजारा भत्ता चल रहा है, गुजारा बसर हो रहा है, तब फिर नहीं, वहाँ से टैक्स भी मिलना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए कह रहे हैं उनके पास अपना खुद का घर होना चाहिए, फिर उसके साथ साथ उनकी उम्र देखिए 35 से 70 के मध्य होनी चाहिए और साथ में पढ़े लिखे हों, उनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए कह रहे हैं प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, इसके साथ साथ जो मेन चीज़ है वो है ऑनेस्ट होना चाहिए, अर्थात ईमानदार भी होना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं कि यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने सगे संबंधियों के खाते नहीं जमा कराए हैं वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता था, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। फिर यहाँ देखिए एक तमिल भाषा में लिखी गई कृति है पेरिया पूर्णम, ठीक है, ये कब की है, तो 12वीं शताब्दी की। ये क्वेश्चन बना हुआ था हमारे मतलब कि 2022 से 23 वाले क्वेश्चन में। आप देखिएगा, हम लोग इस संडे एक महामैराथन लेके आने वाले हैं हम, जिसमें हम 2021, क्योंकि 2021 का जो पेपर है वो ऑनलाइन हुआ है तो उसमें ना कई सारे सेट्स हैं, तो 2021 का पहला सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग शाम को 6 बजे जुड़ना मत भूलिएगा 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, ठीक है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अभी से ही डाल दिया हुआ है कि भाई आप लोग संडे को तैयार रहिएगा, ठीक है। तो देखिए आपसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। जाहिर सी बात है, जो गरीब किसान है उनकी जानकारी कौन ही देना चाहेगा। कह रहे हैं लेकिन आपको ये जानने में बहुत मुश्किल होने वाली है कि जो साधारण मर्द और औरत हैं उनका जीवन इन राज्यों में कैसा था। क्यों? क्योंकि अभिलेखों में तो भाई जो धनी लोग हैं केवल और केवल उनके बारे में हमें जानकारी मिल रही है, ठीक है। कह रहे हैं कि 12वीं शताब्दी में एक रचना लिखी गई तमिल लैंग्वेज में जिसका नाम क्या है, पेरिया पूर्णम, उससे संबंधित यहाँ पे एक उद्धरण दिया गया है और इस उद्धरण में बताया गया है कि कैसे गरीब लोगों का जीवन था और उसी में एक व्यक्ति मतलब कि एक वहाँ पे समूह हुआ करता था तमिलनाडु में, जिन समूह का नाम क्या था, पुलाया, ठीक है। और ये पुलाया जिसे ब्राह्मण और वल्लाल जो प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे वो निम्न दृष्टि से देखते थे, अर्थात उन्हें अपनी सोसाइटी से बाहर का माना करते थे। तो ये एक शब्दावली के रूप में आप याद रखिएगा कि पुलाया जो है इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो तमिल कृति पेरिया पूर्णम से। और ये मतलब कि पुलाया थे कौन, तो आप समझिए कि जिन्हें उस टाइम के तथाकथित संभ्रांत लोग अपने समाज से बाहर माना करते थे वो थे पुलाया, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा और इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ लीजिएगा खुद से। और ये भी याद रखिएगा कि कांजी वृक्ष जो है वो तमिलनाडु में मिलता है, ठीक है। कहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है, पेरिया पूर्णम कृति से। चलिए आगे देखिए।
अगला जो पॉइंट दिया गया है ये तांग वंश के युग का जो चाइना है उसकी बात हो रही है। तो देखिए चीन में ना तांग राजवंश का एक मतलब कि साम्राज्य स्थापित हुआ था, उसी के बारे में बता रहे हैं और कितने टाइम पीरियड तक चला था, तो लगभग 300 सालों तक इनका शासन रहा था। ठीक है, कह रहे हैं कि 7वीं से 10वीं सदी तक इन्होंने चाइना में अपना शासन वगैरह किया। इनकी राजधानी जो है ये क्या थी, शियोन थी। क्या थी, शियोन। तो चाइना में तांग वंश के जो शासक थे उनकी राजधानी का नाम था शियोन। कह रहे हैं कि ये दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक मानी जाती थी और यहाँ पे तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और साथ में जो कोरिया के लोग हैं वो भी जाया आया करते थे। ठीक है, फिर देखिए कह रहे हैं कि तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति करता था, नौकरशाही के द्वारा वहाँ का जो शासन है वो प्रशासित था। तो जैसे आज वर्तमान में देखिए हम लोगों के यहाँ भी क्या है, मतलब नौकर, सॉरी मैंने तानाशाही बोल दिया गलती से, शायद नौकरशाही है वो। ठीक है, तो जो नौकरशाही है ये आज भी हमारे यहाँ है और उसी नौकरशाही के लिए ही यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो मतलब कि आप देखिए कि चाइना का जो तांग वंश है वहाँ पे पहले से ही, आज से पता नहीं कितने सौ सालों पहले, चूंकि इसमें दिया नहीं है, हाँ दिया तो है, 7वीं से 10वीं सदी के मध्य की बात हो रही है, आज तो 21वीं सदी चल रहा है। तो उस टाइम पे भी देखिए उनके यहाँ नौकरशाही जो है उसके द्वारा समाज उनका प्रशासित होता था। ठीक है, और एक सबसे अच्छी जो बात थी वो क्या थी कि इन परीक्षाओं को देने के लिए ना, मतलब इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर आप उसको परीक्षा को देने के लिए अपने आप को योग्य समझते हैं तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि अधिकारियों के चयन की ये व्यवस्था काफ़ी कुछ बदलावों के साथ आप देखें तो 1911 तक कायम रही। ठीक, फिर देखिए बस हो गया, इतने ही पॉइंट्स थे, ये मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एमसीक्यू दिया रहता है, वहाँ पे मिलान वगैरह करने के लिए एनसीईआरटी में। फटाफट देखिए, गुर्जर प्रतिहार मैंने आपको बताया था कि ये गुजरात और राजस्थान में इनका जो वंश है वो चला। राष्ट्रकूट ये पश्चिमी दक्कन के थे। पाल वंश ये बंगाल के थे, मैंने बताया ही। इन्हीं पाल वंश के शासकों को पराजित किया था, मतलब कि जो चोल वंश के शासक हैं उन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करवाया था और गंगईकोंड जैसी उपाधि भी धारण की थी। बच्चे कौन, बच्चे चोल, और चोल जो है ये तमिलनाडु वाले इलाके में थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बस खत्म हुआ, ये चैप्टर 2 खत्म हुआ। अभी मैंने कुछ एमसीक्यू रखे हैं, उन्हें फटाफट सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। तो ये देखिए कह रहे हैं कि 12वीं शताब्दी की जो तमिल कृति है, नाम क्या है, पेरिया पूर्णम, वो हमें किसके जीवन के बारे में जानकारी देती है। तो हमने देखा था कि जो उत्तर मेरुरु अभिलेख है वहाँ पे जो संभ्रांत वर्ग के लोग हैं उनकी जानकारी मिलती थी, लेकिन आम जनमानस किस तरह से जीवन यापन करता था उसकी जानकारी हमें उत्तर मेरुरु अभिलेख से नहीं मिलती। तो इनके बारे में जो आम जनमानस है उनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, पेरिया पूर्णम कृति से। और ये है क्या, तो ये भाई साधारण पुरुष और महिलाओं का जो जीवन है उनके बारे में जानकारी देने वाली एक तमिल भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ये कृति साधारण पुरुष और महिलाओं, जैसे अडुनूर के बाहरी इलाकों में रहने वाला जो पुलाया लोग थे उनके जीवन के बारे में हमें जानकारी देती है, और उनका उल्लेख अक्सर राजकीय जो अभिलेख है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गरीब आम जनमानस के बारे में राजकीय अभिलेखों में कौन लिखवाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि चीन के तांग राजवंश 7वीं से 10वीं सदी में नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी की भर्ती कैसे की जाती थी, ये आपको बताना है। क्या ये आर्मी के द्वारा होती थी, बिल्कुल नहीं। कुलीन परिवारों से होती थी, यानी कि जो कुलीन है उन्हीं में से किसी एक को चुना जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। राजा की इच्छा से भी नहीं होता था। तो यहाँ पे ना ओपन एग्जाम होता था, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, तो तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था और इन परीक्षाओं में कोई भी इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि चोल काल में जो कावेरी नदी की शाखाएं हैं सिंचाई के अलावा किस अन्य कार्य के लिए उपयोगी थी, ये बताना है। देखिए कह रहे हैं कि सोना खनन के लिए, मतलब कि वहाँ पे सोने की माइनिंग यानी कि गोल्ड माइनिंग होती थी। तो क्या ऐसी कोई बात हमने पढ़ी एनसीईआरटी में, नहीं ना। कह रहे हैं कि उपजाऊ देखो तो जबान भी लड़खड़ा रही है आज मेरे, सच में दिमाग ना मतलब कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर। कह रहे हैं उपजाऊ मिट्टी जमा करने के लिए, तीसरा देखिए किले बनाने के लिए, और चौथा है मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए। तो हमने देखा था ना कि वो जो शाखाएं थी वो मिट्टी को उलीचती रहती थी, और मिट्टी के उलीचने से क्या होता था, वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी जो है उसका निर्माण होता था, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, और ये जो मिट्टी है ये खासकर
चावल के एग्रीकल्चर के लिए उपयोगी मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि चावल की खेती में ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी चाहिए होता है। आप लोगों ने देखा होगा चावल अगर मतलब कि धान की जो खेती है उसमें अगर पानी ना रहे ना तो फिर उसका बंटा धार हो जाएगा। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि ब्रह्मदेय बस्तियों की देख रेख किसके द्वारा की जाती थी? तो ब्रह्मदेय अर्थात वो भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। आपको बताना है इसकी देख रेख करने का काम कौन करते थे। पहला देखिए उर, दूसरा देखिए प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा। तो हाँ, हमने देखा कि असेंबली ऑफ प्रोमिनेंट अर्थात ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा, इनका एक संघ मतलब कि इनके मेंबर्स चुने जाते थे वही लॉटरी विधि से, तो उनके द्वारा यहाँ पे भाई देख रेख की जाती थी। ठीक है, पैडागोजिकल क्वेश्चन भी हमने बनाया हुआ है, 2 क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि पैडागोजी के क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं। कह रहे हैं कि एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को पेरिया पूर्णम यानी असाधारण लोगों का वर्णन और असाधारण नहीं कहेंगे, साधारण लोग हैं बेचारे वो, और साथ में प्रशस्तियों यानी राजाओं की प्रशंसा के बीच के अंतर को किस तरह से समझाएंगे। अर्थात आम जनमानस का जो जनजीवन था जो कि हमें पेरिया पूर्णम से जानकारी में मिलता है, और साथ में जो राजाओं की प्रशंसा लिखी गई है प्रशस्तियों में, इनके अंतर को समझाने की बात यहाँ पे की जा रही है। पहला देखिए कह रहे हैं दोनों पूरी तरह से सत्य इतिहास है। पहली बात तो दोनों मतलब सत्य इतिहास तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी आप जानिए कि जो भी सामाजिक विज्ञान की चीज़ें हैं यानी कि जो इतिहास में हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, कोई सा भी सोर्स हो, आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा कि एज इट इज़ जो वहाँ उस टाइम पे घटना हुई थी वो नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, क्योंकि अगर शासकों की कोई चीज़ है तो आप समझ ही रहे हैं शासक वही चीज़ें दिखाएगा, किसी भी कृति में वही चीज़ लिखने की इजाज़त देगा जो वो चाहता है कि लिखा जाए। ठीक है, अपनी बुराइयों को वो नहीं लिखवाएगा, तो अंतिम सत्य तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो गलत है। कह रहे हैं कि जो प्रशस्तियां हैं वो आधिकारिक दस्तावेज हैं जबकि पेरिया पूर्णम केवल एक कहानी है। अच्छा, फिर देखिए कह रहे हैं कि जो प्रशस्तियां हैं, प्रशस्तियां जो कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसमें केवल प्रशंसा लिखी जाती है। कह रहे हैं कि प्रशस्तियां दिखाती हैं कि शासक खुद को कैसे दिखाना चाहते थे, यहाँ तक तो सही है। दूसरा कह रहे हैं जबकि पेरिया पूर्णम समाज के हाशिए पर स्थित समूहों के इतिहास को बताता है, एकदम सही बात है। ठीक है, तो गरीब आम जनमानस के बारे में जो जानकारी है वो पेरिया पूर्णम से मिलती है। वहीं अगर प्रशस्तियों की बात करें तो वो तो उसमें वही चीज़ें हैं जो शासक चाहते थे कि हमारे बारे में लिखी जाएं, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका दे दिया है व्याख्या वगैरह कि इतिहास शिक्षण में जो सोर्स है ना, इनकी आलोचनात्मक समक्ष मतलब कि क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोर्सेज डेवलप करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कह रहे हैं कि प्रशस्तियाँ ये दरबारी कवियों के पक्ष को दिखाती हैं, अर्थात जो दरबारी कवि होते थे ना वो अपने शासक के प्रति बायस्ड होकर के इस तरह की चीज़ों को लिख देते थे। और पेरिया पूर्णम जैसे जो साहित्य हैं वो उन टाइम के जो आम जनमानस हैं, जैसे पुलाया का एग्जाम्पल दिया गया है, उनकी झलक देते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि कक्षा में उत्तर मेरूर अभिलेख यानी कि लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को छात्रों को किस तरह की गतिविधि देनी चाहिए ताकि वे ऐतिहासिक निरंतरता और परिवर्तन को समझ सकें, बताइए। पहला देखिए अभिलेख को याद करने के लिए कहना, तो हमने पहले भी बताया याद करने जैसी जो चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल नहीं होंगी, अर्थात पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा आज की ग्राम पंचायत चुनाव प्रक्रिया और उत्तर मेरूर की लॉटरी प्रणाली के बीच तुलना को कहना, तो कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है। फिर देखिए केवल चोल, अब देखिए केवल आ गया है, वैसे ही हटा दीजिए, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। फिर ये कहना कि पुराने समय में लोकतंत्र नहीं था, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, कि आज का जो आपके यहाँ ग्राम पंचायत की चुनाव की प्रक्रिया है उसको आप उस समय के लॉटरी सिस्टम से तुलना करके देख लो। ठीक है, तो ये देखिए कंपैरेटिव जो मेथड है अर्थात जो तुलनात्मक विधि है, ये छात्रों को ये समझने में मदद करती है कि आखिरकार जो शासन की प्रणालियां हैं वो कैसे टाइम के साथ चेंज होती हैं। ठीक है, फिर आप इसको यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब देख लीजिए कि उत्तर मेरूर में जो समितियां थी वो लॉटरी से जो है चुनी जाती थी। ठीक है, वहीं आज क्या होता है, वोट होता है, अर्थात हमारे यहाँ आज जो शासक चुने जाते हैं उनको वोट दिया जाता है हम आपके द्वारा यानी हमारे आपके द्वारा। ठीक है, तो इस तरह की जो गतिविधि है ये छात्रों का विश्लेषण करने की जो क्षमता है ना उसको डेवलप करने का काम करेंगी। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे।
तो पहला क्वेश्चन देखिए ज्योग्राफी का। कल देखिए हमने अमेज़न बेसिन को देखा था, ठीक है? आपको याद आ रहा है कि नहीं? कल हमने अमेज़न बेसिन यानी अमेज़न का जो बेसिन है, अमेज़न नदी का जो बेसिन है, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्रा, जो हमारे भारत देश में गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी है, उनके बेसिन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, 1 से 2 क्वेश्चन बनना एकदम आराम से मतलब कि बन जाता है, और अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपका 1-2 क्वेश्चन तो आराम से निपट जाएगा, ठीक है? चलिए, इसमें बहुत समझने वाली चीज़ें नहीं हैं, ज़्यादातर चीज़ें फैक्चुअल हैं, आपको उसको याद करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन किस अक्षांशीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है? कल हमने अमेज़न का बेसिन बताया हुआ था, कौन से अक्षांश में है, तो कल भी हमने बताया था अक्षांश क्या है, देश, और साथ में आज भी बता दे रहे हैं कि आखिरकार अक्षांश किन्हें कहते हैं। तो सपोज़ दैट ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ठीक है? आपसे अगर कोई पूछे कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी आकृति कैसी है, तो वो भूआब है, ठीक है? यानी कि अपने वो ध्रुव पर चपटी हुई है। आप देखिए, ये जो गोल-गोल आपको एक चित्र दिख रहा है, सपोज़ दैट आपने माना ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, तो यहाँ पे ना कई सारी काल्पनिक रेखाएँ आपको देखने को मिलती हैं। जैसे बीचों-बीच से एक रेखा है जो कि काल्पनिक रेखा है, वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं खींची गई है, बस कल्पना की गई है कि हाँ, इस तरह की रेखाएँ हैं, ताकि जो कटिबंध हैं, ताप कटिबंध हैं, जो अक्षांश हैं, कितने अक्षांश पे किस तरह का टेम्परेचर वगैरह होगा, ये समझने में आसानी हो सके, ठीक है? तो ये जो 0 डिग्री है, ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में डिवाइड करती है। उत्तर वाले को हम लोग नॉर्थ गोलार्ध और दक्षिण वाले को हम लोग साउथ गोलार्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है? इस 0 डिग्री के पैरेलल अर्थात 0 डिग्री के समांतर आपको इस तरह की जितनी भी रेखाएँ देखने को मिल रही हैं, ठीक है? ये सब की सब क्या कहलाती हैं? तो ये सब की सब भाई अक्षांश रेखाएँ कहलाती हैं, ठीक है? सब सारी रेखाओं का नहीं, लेकिन हाँ, कुछ स्पेसिफिक रेखाओं के नाम हैं। जैसे वो रेखा जो 0 डिग्री की 23.5 डिग्री मध्य में मतलब कि उत्तर में पाई जाती है, उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और जो डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिण में पाई जाती है, उसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है? वैसे ही 66.5 डिग्री जो उत्तर में है, उसे आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो है, उसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और ये नॉर्थ में 90 डिग्री और साउथ में 90 डिग्री जो है, ये ध्रुव है। उत्तर वाला उत्तरी ध्रुव और दक्षिण वाला दक्षिण ध्रुव, ठीक है? याद रहेगा कि नहीं? और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कटिबंध जो है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य जितना भी एरिया आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात वो उष्ण कटिबंध होता है, वहाँ पे तापमान हमेशा ही अधिक देखने को मिलेगा। वहीं फिर आप 23.5 अर्थात कर्क रेखा से उत्तर में जब जाएंगे 66.5 तक, तो वहाँ आपको शीत और उष्ण यानी कि ना तो ज़्यादा गर्मी और ना तो ज़्यादा ठंडी, अर्थात शीतोष्ण टाइप का जो टेम्परेचर है वो मिलेगा। तो यहाँ पे जितनी भी वनस्पतियाँ वगैरह पाई जाएंगी वो कैसी होंगी? शीतोष्ण टाइप की होंगी, ठीक है? फिर उत्तर में ध्रुव है, तो जैसे जैसे आप 66.5 से ऊपर 90 डिग्री तक जाएंगे, शीत कटिबंध मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, इवन बर्फ वगैरह जमी रहने की भी संभावना आपको देखने को मिल जाती है। ऐसे ही सेम चीज़ दक्षिण में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि चलिए आप बताइए, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है, वो किस अक्षांशीय क्षेत्र में स्थित है? पहला देखिए 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है? दूसरा देखिए 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ, तो ये तो नहीं होगा। फिर देखिए 10 डिग्री से 30 डिग्री, देखिए 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ, ये जो यस और यन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। पता चला आपको, ये तो पता है कि 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य है, लेकिन नॉर्थ में है कि साउथ में है यही नहीं पता आपको, तो फिर टेंशन हो जाएगी, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, भारत देश से संबंधित जो भी अक्षांश देखने को आपको मिलेंगे वो सब के सब उत्तरी अक्षांश में होंगे। क्यों? क्योंकि भारत देश जो है ना वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है? हमारा कोई सा भी हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में नहीं जाता, अर्थात हम लोगों का जो अक्षांश है वो आप देखिए 6 डिग्री से शुरू ही होता है, अर्थात उत्तर में 6 डिग्री से शुरू हो रहा है, तो फिर कैसे हम लोग दक्षिण भारत मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, ठीक है? तो आप ये मत सोचिएगा कि जो दक्षिणी भारत है, दक्षिण भारत, वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, तो ऐसा नहीं है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और अगर देशांतरों की बात करेंगे तो हम लोग पूर्वी देशांतर में है, ठीक है? चलिए, तो ध्यान रखिएगा भाई कि साउथ जहाँ जहाँ लिखा है उसको तो पहले निपटा दीजिए, ये साउथ है इसको हटा दीजिए। 23.5 से 66.5 है ही नहीं, हम लोगों के यहाँ क्या ठंड मतलब कि ऐसा मौसम पाया जाता है जो बर्फ टाइप का,
तो आप देखिए हम लोगों के यहाँ ना शीतोष्ण टाइप का मौसम मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से गुजरती है और कर्क रेखा के ऊपर वाला जो इलाका होता है वो क्या है? शीतोष्ण है और कर्क रेखा के नीचे वाला जो है वो कैसा है? उष्ण है। तो हम लोगों के यहाँ उष्ण और शीतोष्ण इस टाइप का मौसम मिलता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आगे देखिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ होगा। अर्थात अगर सपोज दैट हमने माना ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के मध्य जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्रा का बेसिन है वो फैला हुआ मिलेगा, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कल हमने देखा हुआ था कि जो मतलब कि अमेजॉन नदी है ना, अमेजॉन का जो बेसिन है वो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य मिल रहा था, लेकिन आपको याद रखना है कि जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्रा का बेसिन है वो 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ में मिल रहा है, ठीक है। चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भाई भूमध्य रेखी मिलेगी नहीं, टुंड्रा। क्या हम लोगों के यहाँ एकदम ठंडा ठंडा मौसम मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य की बात हो रही है तो एकदम ठंडा तो वैसे भी नहीं हो सकता। टुंड्रा जो है ये 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य मिलता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। वैसे मैं क्यों बता रही हूँ कि 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य मिलता है, आप कमेंट करके बताइए कि कहीं मैं गलत तो नहीं बता रही। क्या सच में जो टुंड्रा है ये 50 डिग्री से 70 डिग्री के ही मध्य मिलता है या फिर यहाँ टैगा मिलता है? क्योंकि ये क्वेश्चन ना सीटेड में पूछा गया था और मैंने आपको ऑलरेडी अपने क्वेश्चंस में बताया है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ, कि जो टुंड्रा है ये 50 से 70 डिग्री के मध्य मिलता है या फिर टैगा। चलिए कॉमेंट करके बताइए। वैसे भी लाइव चैट में मैं देखती रहती हूँ कि कौन है जो सही उत्तर दे रहा है। जो सही उत्तर देगा उसके लिए ये वाला मार्क भेज देंगे और जो गलत करेगा उसके लिए फिर कुछ नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि मतलब कि आप लोगों ने कुछ प्रीवियस वाला रिवाइज किया है कि नहीं। चलिए आगे देखिए, फिर देखिए मरुस्थलीय। तो मरुस्थलीय तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मरुस्थल होता तो नदियाँ कहाँ होती, और हमें ये तो समझ आ रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये नदियाँ हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा मॉनसूनी, अर्थात ऑप्शन बी, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन ये मुख्य रूप से यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी होती है? मॉनसूनी प्रकार की जलवायु, ठीक है। उत्तर में आपको बी वाला मिल जाएगा। फिर देखिए कह रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है, ठीक है। यानी कि पर किलोमीटर स्क्वायर में या पर स्क्वायर किलोमीटर में जनसंख्या सर्वाधिक जो होती है उसी को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों होता है? पहला देखिए कह रहे हैं क्योंकि पहाड़ों पर बहुत ठंड होती है। तो केवल ठंड अकेले वो रीज़न नहीं है जिसकी वजह से जनसंख्या घनत्व कम हो, नहीं। फिर देखिए कह रहे हैं क्योंकि मैदानी क्षेत्र में मानव प्रवास और कृषि के लिए उपयुक्त जमीन। हाँ एकदम सही बात है, जो मैदानी इलाके होते हैं ना वो एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत सही हैं और वहाँ पे मानवों के रहने के लिए जो परिस्थितियाँ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, तो लोग धड़ाधड़ बच्चे पैदा करते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ठीक। फिर देखिए गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की मुख्य फसल कौन सी है? तो बताइए क्या यहाँ पे गेहूं होता है, मक्का होता है या फिर धान होता है या ज्वार? तो उत्तर पहले से ही दिख गया है भाई, ये हो जाएगा धान यानी कि पैडी की फसल। फिर देखिए वेदिका कृषि यानी कि टेरेस फार्मिंग जो है इसका निर्माण कहाँ किया जाता है? बताइए क्या डेल्टा क्षेत्रों में? नहीं। मैदानी क्षेत्रों में भी नहीं। आप देखिए जो खड़ी ढलान वाले क्षेत्र हैं ना वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है, अर्थात वेदिका कृषि की जाती है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, तो जो मंड ढलान वाले पर्वत हैं और जो पहाड़ियां हैं वहाँ पे जो वेदिकाएं हैं उसमें फसलें मतलब कि उगाई जाती हैं, और वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलान पर समतल सतह बना करके एग्रीकल्चर करने के लिए यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए यहाँ से कह रहे हैं कि असम और पश्चिम बंगाल में कौन सी नगदी फसल जो है इसके बागान मिलते हैं? बताइए किसकी किसकी बात हो रही है? एक तो अपना असम और दूसरा अपना वेस्ट बंगाल। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुना है तो सुनिए आज हमारे साथ। तो ये जो दार्जिलिंग की चाय है ना इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और ये जो है दार्जिलिंग की चाय कहाँ की है? तो वेस्ट बंगाल की। तो आप समझिए कि असम और जो वेस्ट बंगाल है ये कौन सी नगदी फसल के लिए जाने जाते हैं? भाई चाय, ठीक है। यहाँ पे चाय बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब कि उगाई जाती है,
तो इससे एक चीज़ और आपको पता चल रहा है कि ये जो चाय है ये कैसी फसल है, कैश क्रॉप अर्थात नगदी फसल है, ठीक है। कौन कौन है जो चाय का बहुत शौकीन है, कमेंट करके बताइए। मैं तो भाई अगर मैं चाय ना पीऊँ ना तो मेरे दिन की शुरुआत ही ना हो, ठीक है। इवन अब तो शाम को भी चाय पीनी पड़ जाती है, क्यों? क्योंकि कंटेंट रेडी करने में ना बहुत दिमाग लगता है, तो इस वजह से सुबह भी चाय, शाम को भी चाय। चलिए आगे कह रहे हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है क्षेत्र, किस प्रकार के वन यहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो क्या शंकुधारी वन पाए जाएंगे? नहीं ना, शंकुधारी वन तो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। बताइए, टैगा की टुंड्रा। दूसरा पर्णपाती, तीसरा मैंग्रोव, चौथा है कटीली झाड़ियाँ। झाड़ियाँ तो नहीं मिलेंगी कटीली वाली, क्योंकि जो कटीली झाड़ियाँ हैं ये तो मतलब रेगिस्तानी इलाकों में मिलती हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इन्हीं दोनों में बताइए, क्या पर्णपाती या मैंग्रोव? ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट 2020 वाले में पूछा भी गया था कि कहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो समझ ही गए होंगे कि उत्तर इसका मतलब है कि मैंग्रोव वन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। तो डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन मिलता है, ठीक। और ये अगला क्वेश्चन देखिए, एक सींग वाला गैंडा यानी वन हॉर्न राइनोसेरस या वन हॉर्न राइनो भी इसको कहा जाता है, ये विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है? तो गंगा के मैदानों में, ब्रह्मपुत्रा के मैदानों में, डेल्टा में, या फिर हिमालय की चोटियों में। अब ध्यान रखिएगा, असम में एक मतलब कि क्या है, असम में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसी से संबंधित है। आप बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो भाई वहाँ है ब्रह्मपुत्रा का मैदान, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ठीक। तो एक सींग वाला गैंडा यानी कि वन हॉर्न राइनो, ये आपको कहाँ मिलेगा? तो गंगा मतलब कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनके मैदानों में। फिर देखिए, स्थानीय भाषा में शुशु यानी अंधी डॉल्फिन की उपस्थिति किसका संकेत देती है? ये क्वेश्चन यही वाला है, 2020 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे साथ सॉल्व कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी से कैसे एक एक लाइन से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं एनसीईआरटी को भी एक एक पॉइंट कवर करते हुए चल रही हूँ, ताकि जो क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं उनको छोड़िए, नए क्वेश्चंस बनने की भी जो संभावना है वो भी आप टैकल कर सकें, ठीक है। अंततः आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको एनसीईआरटी की समझ नहीं है तो आप समझ लीजिए कि किसी का भी नोट्स पढ़ के आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इतनी देर हो गई, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए या कुछ करिए, लेकिन हाँ, अब कह रही हूँ कि अगर आप अभी तक टिके हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को हाइप करिए। हाइप करने से हमारा जो कंटेंट है वो अन्य जो मतलब कि लोग हैं जिनको इस तरह के कंटेंट की तलाश है उनके पास पहुँचेगा। आपको ना किसी को शेयर करना है ना कुछ, बस हाइप कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो बताइए, हमने एमसीक्यू सॉल्व कराते समय यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया था हमने, उसमें आपको बताया था कि जो शुशु है जिसको हम लोग डॉल्फिन कहते हैं, इसको अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं क्योंकि इनके आँख नहीं होता है। कह रहे हैं कि इनकी उपस्थिति किसका संकेत है? बताइए, क्या ये प्योर मतलब वाटर में रहती हैं या फिर सलानिट वाटर में, यानी सलानिटी जो है वाटर की, यानी जो पानी है वो कितना खारा है ये बताता है। तो हमने बताया वो तो भाई ये ताज़े जल में रहने वाली मतलब कि क्या है, डॉल्फिन है। और आप देखेंगे कि जहाँ पर पानी गंदा होगा वहाँ पर ये नहीं मिलती, अर्थात इसका मतलब उत्तर हो जाएगा प्योरिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो सुशु यानी अंधी डॉल्फिन ये भाई प्योरिटी ऑफ वाटर का संकेत देती है, यानी कि जिस नदी में ये पाई जा रही है समझ लीजिए वहाँ का पानी प्योर है। उत्तर देखिए ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी में ले चलते हैं, फिर 5 क्वेश्चन और बचेगा उसको भी कर लेंगे। कह रहे हैं कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है? तो भाई ये हुगली नदी हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में भी खूब बनता है। चलिए एनसीईआरटी में ले चलते हैं, थोड़े पॉइंट्स हैं उसको भी खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 3 पे आ जाएंगे हिस्ट्री में, और चैप्टर 9 पे आ जाएंगे ज्योग्राफी में, जो कि कल होगी क्लास, ठीक है। तो चलिए, ये है हमारी ज्योग्राफी, ठीक है। हमने कल अमेजन बेसिन देखा था, आज हमारा जो काम है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो जीवन है वो कैसे है वो देखने वाले हैं, ठीक है। पहला देखिए पॉइंट क्या दिया है, और ये चित्र कितना सुंदर सा है, आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का ये चित्र है। तो देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्रा की जो सहायक नदियां हैं वो मिलकर के देखिए तो भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो, और ब्रह्मपुत्रा की जो सहायक नदियां हैं, इनके
मतलब इन सब का मिला-जुला जो क्षेत्र है वही कहलाता है गंगा ब्रह्मपुत्रा का बेसिन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ बेसिन जो है उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है, मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे देखिए उपोष्ण लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं। फिर देखिए, कह रहे हैं कि जो गंगा नदी है उनकी सहायक नदियाँ जैसे घाघरा, सोन, गंडक, चंबल और कोसी, ये तो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और साथ में ब्रह्मपुत्रा की जो सहायक नदियाँ हैं वो इस बेसिन में अपवाहित होती हैं, अर्थात इस बेसिन में इनके द्वारा अपना जो जल प्रवाह है वो किया जाता है, ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं कि आप जा कर के एटलस में जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसकी कुछ और सहायक नदियों को देख लीजिएगा, तो आप कमेंट करिएगा खोज करके। देखिए यहाँ आपसे कह रहे हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान है पर्वत और हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा। हिमालय का गिरिपाद मैंने आपको बताया हुआ है, गिरि मतलब क्या होता है पर्वत, और पाद मतलब होता है पैर, तो पर्वत का जो पैर अर्थात पर्वत का जो निचला हिस्सा है उसको कहते हैं गिरिपाद। तो हिमालय के जो निचले हिस्से हैं उसकी बात हो रही है। कह रहे हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदान पर्वत और हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, इस बेसिन की ये मुख्य विशेषताएं हैं। समझ आ रहा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्रा के बेसिन की ये मुख्य विशेषताओं में मतलब कि माने जाते हैं। पहले तो आपको यही देख लेना चाहिए कि गंगा ब्रह्मपुत्रा का बेसिन, इसका जो फैलाव है ये आपको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए चित्र, और ये चित्र किससे संबंधित है, तो यही तो है वो चित्र, गंगा ब्रह्मपुत्रा का बेसिन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको कर्क रेखा दिया गया है, एक थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत देश के 8 राज्यों से बीचों बीच से गुजरती है। ये देखिए ये जो रेखा आपको दिखाई पड़ रही है ये तो है कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री, लेकिन जो गंगा ब्रह्मपुत्रा का बेसिन है वो 10 डिग्री से 30 डिग्री के मतलब कि उत्तर में फैला हुआ है। तो आप देखिए ये जो है ना, ये हरा हरा रीजन, ये समझ लीजिए कि ये 10 डिग्री है। क्यों? क्योंकि 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य फैला हुआ है। तो इतना जो इलाका आपको देखने को मिल रहा है, ये जो हरा हरा आपको इलाका देखने को मिल रहा है, ये क्या है? ये गंगा ब्रह्मपुत्रा का बेसिन है, अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र है वही कहलाएगा गंगा ब्रह्मपुत्रा का बेसिन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारत देश के बाहर यानी कि चाइना में या तिब्बत से जो है ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो इनका उद्गम स्थल है, और वहाँ से होते हुए ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे लोहित नदी के नाम से जानी जाती है, अर्थात यहाँ पे ये हमारे भारत देश की सीमा में प्रवेश करती है, ठीक है। भारत देश में कई सारे स्टेट्स में इनका फैलाव आपको देखने को मिल जाएगा। इसी में हमारा यूपी भी है, इसी में हमारा उत्तराखंड है, इधर आप अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, असम देखेंगे, बांग्लादेश देखेंगे, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश है, थोड़ा बहुत हिस्सा मतलब कि राजस्थान वाला भी आ जाता है। कुल मिला के उत्तर भारत की बातें हो रही, दक्षिण भारत का कोई भी इलाका यहाँ पे शामिल नहीं है, ठीक। चलिए आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि इस बेसिन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। अब चाप झील जो है, समझ आ रहा है नहीं, ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो ये जो ऑक्सबो लेक है यानी कि गाय के खुर के आकार की जो झीलें होती हैं जिन्हें हम गोखुर झील कहते हैं, उसकी बात यहाँ हो रही है। मैंने आपको बताया था कि जब नदियाँ मैदानों में ऐसे आती हैं ना, लहराती बल खाती हुई जब चलती हैं, तो प्रवाह जो है कभी कभी इनके वेग की वजह से आप देखेंगे कि ऐसे जो नदियाँ हैं वो कट जाती हैं, ठीक है। और ये कट करके एक अलग जो है झील बना लेती हैं, और उन्हीं झीलों को कहा जाता है गोखुर झील, इन्हीं को चाप झील या इन्हीं को ऑक्सबो लेक कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिए ये जो नदियाँ हैं इनकी विशेषताएं क्या है कि ये मैदानों में कई ऑक्सबो लेक या चाप झील बनाती हैं। यहाँ की जो जलवायु है ये कैसी है, तो हमने आपको पहले भी एमसीक्यू में बताया कि मानसूनी जलवायु है। मानसून वाला जो टाइम है वहाँ पे कह रहे हैं कि मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के मध्य वर्षा होती है, तो ये हम सब जान भी करते हैं। यहाँ देखिए गर्मियों के मौसम में यहाँ पे गर्मी और ठंडियों के मौसम में यहाँ पे ठंडा मौसम होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये बच्चों के लिए क्रियाकलाप है, आप भी करिएगा, ध्यान से देखिएगा कि गंगा ब्रह्मपुत्रा जो है उनका बेसिन कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है। फिर देखिए यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जो बेसिन क्षेत्र है यहाँ पे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, यानी कि जो स्थलाकृतियाँ हैं उनकी बात हो रही है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है, यानी कि कहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी, कहाँ पे जनसंख्या कम होगी, ये वहाँ के एनवायरनमेंट पे ही डेवलप करता है। आप देखिए जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे जीवन यापन दुर्गम होता है, बहुत कठिन होता है, वहाँ पे आपको जनसंख्या कम मिलेगी। वहीं आप अपने यूपी एमपी बिहार में देखिए, यूपी और बिहार में देखिए, वेस्ट बंगाल में देखिए, तो हम लोगों के यहाँ मैदानी इलाका है और हम लोगों के यहाँ जनसंख्या एकदम भर भर के है, ठीक है। तो वही चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं।
तो याद रखिएगा कि जहाँ पे तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो बसने के लिए ठीक नहीं होते, यानी कि प्रतिकूल होते हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि जनसंख्या भी कम मिलेगी। यहाँ आपको बता रहे हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, ठीक है। फिर देखिए, मानव प्रवास के लिए सबसे अच्छा जो क्षेत्र माना जाता है वो होता है मैदान, और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, कहाँ की, मैदानों की। और यहाँ पे ना फसलों को उगाने के लिए समतल भूमि भी मिल जाती है, और वहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि हो जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ जो मेन हम लोगों का पेशा है वो क्या है, एग्रीकल्चर करना और पशुपालन करना, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और पशुपालन, यही हम लोगों के यहाँ मेन पेशे के रूप में देखने को मिलता है। मैं अपने गाँव की बात कर रही हूँ, तो हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, ठीक है। मैदानी इलाकों में है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं धान जो है ना, ये यहाँ की मुख्य फसल है। जैसे मेरी मम्मी, अगर उनको चावल एक दिन खाने को ना मिले तो उनको बहुत दिक्कत हो जाती है, उनकी ना तबीयत ही ठीक नहीं रह जाती। तो ये हम लोगों के यहाँ की मुख्य फसल है खाने पीने के मसले में, ठीक है। कह रहे हैं चूंकि धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, और यहाँ पे ये जो बेसिन है वो नदियाँ इतनी सारी हैं कि मतलब जल मिल जाता है काम भर का। तो भाई जाहिर सी बात है कि धान वहीं उगाया जाएगा जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल होगा। अगर जल की कमी है तो धान की खेती हो ही नहीं सकती, कह रहे हैं आगे। और यहाँ पे वर्षा भी ठीक ठाक मात्रा में हो जाती है काम भर की। कह रहे हैं कि यहाँ उगाई जाने वाली कुछ अन्य फसलें हैं, जैसे गेहूँ, तो चावल और गेहूँ ये मुख्य फसल हम लोगों के यहाँ उगाई जाती है। मक्का हम लोगों के यहाँ तो नहीं उगाया जाता, लेकिन लोग उगाते हैं। ज्वार हो गया, चना, बाजरा, ये सारी चीज़ें हम लोगों के यहाँ की मुख्य फसलों में आती हैं। इसके साथ साथ आपको एक अन्य पॉइंट जानना है कि गन्ना और जूट जैसी नगदी फसलें, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या समझ आ रहा है कि गन्ना और जूट ये कैसी फसलें हैं, कैश क्रॉप्स हैं, अर्थात नगदी फसल है, ठीक है। तो ये खाद्य फसल नहीं कहलाती है, इसे क्या कहते हैं, नगदी फसल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे कि क्वेश्चन में आपसे दे देंगे कि चलो बताओ कौन सी नगदी फसलों का उदाहरण नहीं है, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। या कह देंगे कि कौन से खाद्यान्न फसल का उदाहरण नहीं है, तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, गन्ना और जूट। अन्य पॉइंट्स ना भी पता हो कोई बात नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और वहीं वेस्ट बंगाल और असम, ये यहाँ पे चाय के बागान मिलते हैं, मैंने आपको बताया ही। कह रहे हैं कि बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन किया जाता है। तो आपको पता होगा ना, जो सिल्क है ना, वो शहतूत रेशम जो है वो, मतलब कि शहतूत के पेड़ पे कीड़ा पाला जाता है, उसके सिल्क वॉर्म से ही मतलब कि क्या निकलता है, रेशम वगैरह मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ कह रहे हैं कि असम और बिहार के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का भी मतलब कि संवर्धन किया जाता है, और इससे क्या होता है, सिल्क का उत्पादन किया जाता है। फिर देखिए, और जो मंड ढलान वाले पर्वत या पहाड़ियाँ हैं, इन पे वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स, इसका एक एक पॉइंट आपको ना खुद रटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो याद रहेगा, आपको खुद समझ के इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जनसंख्या घनत्व क्या होता है तो मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रही हूँ। इससे क्वेश्चन किस तरह का बनता है वो अब बता दे रही हूँ आपको। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, उस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। हमारे भारत देश में जो 2011 में सेंसस हुआ था, यानी कि जनगणना हुई थी, वहाँ से ये आंकड़े निकल के आए हुए हैं कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 189। वहीं वेस्ट बंगाल का 1029 और बिहार का है 1102, ठीक है। तो भारत देश के स्टेट्स की यदि बात करें तो सारे राज्यों में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं आपको। अब जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन बन जाए सेंसस से ही रिलेटेड, आप सोचेंगे कि सेंसस तो हमारे टॉपिक में नहीं है, फिर क्यों पूछा जा रहा है। तो ऐसे ही जो बॉक्स में चीज़ें दी गई हैं वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा था कि औरतों का जो काम है उसको वैल्यू नहीं दी जाती है, और एक पॉइंट है, एक मतलब कि चैप्टर है औरतों ने बदली दुनिया। इन दोनों ही चैप्टर्स को मिला करके आप देखेंगे तो उसमें सेंसस 2011 से कई सारे आंकड़े लिए गए हैं, ठीक है, स्पेशली पढ़ाई लिखाई को लेकर के। तो एक स्टेटमेंट बन जाएगा शिक्षा से, संसद में जो है मतलब कि जो महिलाएं हैं उनका एजुकेशन जो है कितने परसेंटेज है, और दूसरा बन जाएगा कि वेस्ट बंगाल का जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। तो आप समझ रहिएगा कि वेस्ट बंगाल का नहीं, भारत देश में जो
बिहार है उसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। और वहीं अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात की जाए तो अपनी जो राजधानी नई दिल्ली है उसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। और इन तीनों का ना आपसे क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है क्योंकि ये तीनों एनसीईआरटी में दिए हैं, तो याद रखिएगा। अगर क्रोनोलॉजी में आपसे पूछे यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटा कौन सा दिया है? उत्तराखंड, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड 189, फिर उसके बाद हो जाएगा वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद हो जाएगा बिहार। यही घटता क्रम, तो घटे क्रम में सबसे पहले बिहार आ जाएगा, फिर उसके बाद देखिए वेस्ट बंगाल आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? उत्तराखंड, ठीक है। तो इस तरह से चलिए, फिर आपको आगे क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार जो वनस्पतियां हैं वो भी भिन्न भिन्न होती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसमें आप देखिए क्या क्या मिल रहे हैं, सागवान, शाखू और पीपल के पेड़ के साथ वहाँ पे जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ हैं वो मिलते हैं। तो मैंने बताया हुआ है उष्ण इट मीन्स गर्म, पर्णपाती यानी कि पत्ते गिरा देने वाले पौधे, तो गर्म क्षेत्र में पाए जाने वाले वो पेड़ पौधे जो अपनी पत्तियों को एक खास सीजन में गिरा देते हैं उन्हें कहते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्रा का जो मैदानी क्षेत्र है इसमें ना घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं। अब बताइए मुझे कमेंट करके कि घास सॉरी ये जो बांस है वो घास की कैटेगरी में आता है, पेड़ की कैटेगरी में आता है या फिर झाड़ी की कैटेगरी में आता है, कमेंट कीजिए आप मुझे। फिर देखिए, कह रहे हैं कि जो डेल्टा क्षेत्र है, अभी मैं आपको बता देती हूँ डेल्टा क्या होता है। तो जो जैसे दो नदियाँ हैं, ठीक है, जैसे सपोज दैट ये गंगा है और ये ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, ठीक, ब्रह्मपुत्रा। तो दो नदियों के मध्य जो भूमि होती है वो बहुत उपजाऊ होती है और उसी भूमि को क्या कहा जाता है? डेल्टा भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि कहाँ गया? ब्रह्मपुत्रा के मैदानी क्षेत्र में हो गया। ये देखिए डेल्टा क्षेत्र जो है ना ये मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। किससे घिरा है? मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। यही क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में कि कहाँ पे सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा में। फिर देखिए, कह रहे हैं कि उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो ठंडी जलवायु है, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि उत्तराखंड जो हमारा है वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? ठंडी है। और साथ में यहाँ पे चूंकि ये पहाड़ी इलाके हैं तो यहाँ पे तीव्र ढाल वाले जो है पेड़ मतलब कि ढलान पाए जाते हैं। ऐसे भागों में किस तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे? तो ये देखिए आप, चीड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी पेड़ मिलेंगे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे हमारे यहाँ उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीड़, देवदार और शंकुधारी जो पेड़ हैं वो मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें आपको एक एक पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे धान की जो कृषि है, नहीं धान की रोपाई हो रही है और यहाँ आसाम में चाय का बागान, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए, कह रहे हैं कि जो बेसिन है ना वहाँ पे विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, यानी कि वन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल के लिए आप देखिए हाथी हैं, बाघ हैं, हिरण, बंदर, ये सारी चीज़ें। और साथ में एक सींग वाला गैंडा, मैंने अभी बताया था आसाम का काजीरंगा, वहाँ पे देखिए एक सींग वाला गैंडा ये ब्रह्मपुत्रा के मैदानों में मिलता है। और ये देखिए एक सींग वाले गैंडे का चित्र है। फिर देखिए डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगरमच्छ पाए जाते हैं, ये याद रखना है आपको। नदी के साफ जल, ये देखिए नदी के साफ जल, झील और बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे रोहू, कतला और हिल्सा, ये सब क्या है? मछलियों की प्रजाति हैं। रोहू वगैरह तो हमने देखा हुआ है, हमारे घर के पीछे गढ़ी है ना तो उसमें पहले पाला जाता था, अभी भी पालते हैं लोग और उसी को निकाल के बेचते हैं। तो पहले देखते थे, अब नहीं देखते। तो बहुत मतलब कि बहुत संवेदना जैसे हो गई है कि मतलब कटते हुए कुछ देख लो तो अरे राम हो। अब बताइए, मतलब इतनी देर से हम आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब कि आपको चीज़ों को समझा रहे हैं, बावजूद इसके हमारे जो शरीर में है ना उसमें अभी भी अंदर से ना कंपन टाइप का ही बना हुआ है। मैं मतलब झेल ही नहीं पा रही हूँ कि मेरी बाँह मतलब मेरे हाथों में किसी ने अपना दम तोड़ दिया। जबकि एक ना कहीं न एक तरीके से ये ठीक ही है। अब देखिए जब से वो बच्चा पैदा हुआ था, मम्मी ने उसको बहुत लाड-प्यार से पाला। मतलब जितना प्यार दुलार से उस बढ़िया को मम्मी हमारे पाल रही थी, उतना शायद अन्य जानवरों को नहीं प्यार देती थी। वो बेचारी पैदा हुई, एकदम लाड-प्यार में पली-बढ़ी और एकदम लाड-प्यार के साथ बिना कुछ दुःख तकलीफ़ के जल्दी से उसकी मृत्यु हो गई। ये एक बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। आगे चल के वो बड़ी होती, भैंस बनती, दूध देती, दूध ना देती, बहुत उसको मारते-पीटते, दुनिया भर की चीज़ें होती। तो उसके लिए तो ठीक हुआ, लेकिन मतलब होता है ना कि पहली-पहली बार अगर आपकी आँखों के सामने कुछ ऐसी मतलब दुर्घटना घट जाए जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की, जो आपने आज तक नहीं देखा, तो वो उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वही कंडीशन मेरी इस समय है। तो वही देखिए, बचपन में जो है रोहू वगैरह मतलब बचपन में हम भी मछली वगैरह खाए हुए हैं, लेकिन आज जब उसको देखते हैं कि लोग गड़ही से निकाल रहे हैं, बेचारी से छटपटा के मर जाती है, तो बहुत मतलब बुरा लगता है, बहुत संवेदना आ जाती है।
तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। चलिए आगे देखिए कि यहाँ पे पाई जाने वाली जो मछलियाँ हैं जैसे रोहू, कतला, हिल्सा, ये सबसे लोकप्रिय प्रजातियाँ हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं ना, वो लोग मछली चावल सबसे ज़्यादा चाव से खाते हैं। जैसे आप देखिए जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, वहाँ पे लोग मछली भात सबसे ज़्यादा मतलब कि खाना पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, क्या आप जानते हैं, तो क्या आप जानते हैं जितनी भी पॉइंट्स दिए रहते हैं इनको तो आप किसी भी कीमत पे छोड़ा मत करिए। तो कह रहे हैं कि वेदिकाओं का जो निर्माण है वो खड़ी ढलानों पर समतल सतह बना करके एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। और ढलान को इसलिए हटाया जाता है ताकि जो जल का प्रवाह है वो तीव्रता से ना हो, ठीक है। ये देखिए खड़ी ढलानों पे इस तरह से खेती की जा रही है और ये जो खेती करने का तरीका है यही तो है वेदिका, ठीक है। ये इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। और ये सब हो गया। ये मगरमच्छ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये मगरमच्छ का चित्र दिया है। एनसीईआरटी तो ऐसे ही एकदम सजा सजा के पुस्तक दी गई है। फिर आप देखिए, क्या आप जानते हैं, एक और टॉपिक है और यही वाला क्वेश्चन बना हुआ था, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बना था कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के आलवण, आलवण इट मीन्स साफ पानी, यानी कि जहाँ का पानी खारा ना हो, जहाँ पे पानी में नमक ना हो, वहाँ वाले पानी में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है और उसका नाम क्या है, सुशु, ठीक है। इसी को स्थानीय भाषा में यानी कि वहाँ की बोलचाल की भाषा में सुशु कहते हैं, अथवा अंधी डॉल्फिन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सुसु की उपस्थिति क्या बताती है कि वहाँ का जो पानी है वो कितना प्योर है, अर्थात शुद्ध है। अगर केमिकल्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो भाई फिर समझ लीजिए कि ये जो प्रजातियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी। ये अंधी जो डॉल्फिन यानी सुसु जो है उसका चित्र दिखाया गया, ठीक है। फिर देखिए एक यहाँ पे केस स्टडी दी गई है कि जो झील है वो कैसे आजीविका के साधन होते हैं, तो आप इसको देखिएगा खुद से। यहाँ पे देखिए मौन या चाप झील, तो कहीं ना कहीं चाप झील को ही एक और अन्य नाम से जानते हैं, मौन, ठीक है। तो मौन या चाप झील को साफ करके लोग क्या काम करते हैं कि झील में उगने वाले जो खरपतवार हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है, क्यों, क्योंकि झील में उगने वाले जो खरपतवार हैं उनका नाम डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। कौन कौन से खरपतवार हैं, पहला देखिए वैलिनेरिया और दूसरा है हाइड्रेला, ठीक है। और ये जो खरपतवार हैं ये मछलियों का भोजन बनते हैं, अर्थात ये मछलियाँ इनको अपने आहार के रूप में यूज़ करती हैं और हम लोगों के लिए क्या है, खरपतवार है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जो पाए जाने वाले लोग हैं ना उनको देखिए कि खेत की जुताई वगैरह भैंसों से कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये ठीक नहीं है, मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये इम्पोर्टेंट था कि झील में जो खरपतवार है वो आप देख सकते हैं क्या है। फिर देखिए यहाँ आपसे बता रहे हैं कि भाई क्या आप जानते हो, तो चलो बता दो, पता चल जाएगा कि सार्वजनिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान को केंद्रित करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था, ठीक है, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए। फिर ये सब आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्रदूषित नदी है, तो ये जो आपको यहाँ पे नदी में हरा हरा दिख रहा है ना, ये काई है कुल मिला करके, ठीक है। मुझे कैसे पता है, तो मैंने भी देखा है, हमारे घर के पीछे जो गढ़ई है ना उसमें खूब सारा काई पहले हो जाया करता था, अब नहीं होता है, तो काफ़ी सही है, उसमें दिक्कत नहीं होती काई वगैरह की। चलिए आगे देखते हैं। ये गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। फिर यहाँ देखिए कह रहे हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। फिर आपसे यहाँ बताया जा रहा है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्रा है उनके मैदान में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं, इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आप देखिए हमारा जो प्रयागराज है जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता, ये वो शहर हैं जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से भी ज़्यादा, अर्थात 10 लाख ही नगर इनको कहा जाता है। और ये सारे के सारे शहर गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर देखिए अब जाहिर सी बात है, जब मतलब कि इतनी जनसंख्या वाले शहर वगैरह हैं तो वहाँ पे जो गंदी चीज़ें हैं वो पानी में बह करके जाती हैं, नदियाँ दूषित हो जाती हैं, इसीलिए तो गंगा को साफ करने के लिए अभियान चलाया गया था। फिर देखिए कह रहे हैं कि यहाँ देखिए कि बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है, यहाँ आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं। कह रहे हैं कि मैदानी इलाकों में लोग जो है ना वो सड़क और रेल मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम माना जाता है, ठीक है। तो तट क्या होते हैं मैंने पहले भी बताया हुआ है। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि जो कोलकाता है, वेस्ट बंगाल का कोलकाता, वहाँ पे देखिए एक नदी है जिसका नाम है हुगली नदी, ठीक है। और वहाँ पे एक महत्वपूर्ण पत्तन है यानी कि एक बंदरगाह है, उसके बारे में बता रहे हैं, हुगली बंदरगाह उसका नाम भी है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन होते हैं यानी कि हवाई जहाज वाला आगे देखिए, ये देखिए मानस वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य में बाघ को दिखाया गया है, ये देखिए, ठीक है।
और मानस भी कहीं और नहीं असम का ही है। जैसे काजीरंगा मैंने अभी बताया वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, कहाँ पे है, असम में, वैसे ही मानस भी असम में ही है। ये देखिए आपसे कह रहे हैं कि पर्यटन यानी कि जो लोग आते हैं घूमने टहलने उनके लिए कह रहे हैं कि पर्यटन जो है ना वो इस बेसिन का, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है। कह रहे हैं कि आगरा, ये देखिए आगरा कौन से नदी के तट पर है, यमुना, ठीक है। कह रहे हैं आगरा में यमुना के किनारे स्थित जो ताजमहल है, इलाहाबाद में गंगा, जो मतलब कि गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश और साथ में इधर बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का जो इमामबाड़ा, वो असम का काजीरंगा और मानस प्राणी अभ्यारण्य, कुल मिलाकर ये यही बता रहे हैं कि ये वही चीज़ें हैं जहाँ पे पर्यटक आते हैं घूमने टहलने। बस आप इसको एक बार खुद से पढ़िएगा ही। ये देखिए एनसीईआरटी में जो एमसीक्यू दे दिया रहता है ना पीछे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फटाफट सॉल्व करा देते हैं। देखिए टूकन क्या है, हमने कल देखा था, पक्षी है, लंबी सी चोंच होती है इसकी, अमेजन बेसिन में मिलता है, ठीक है। दूसरा मैनियॉक कहाँ का प्रमुख भोजन है, तो मतलब कि अमेजोन का ही है। अमेजोन वो नहीं जो मतलब कि खरीदने वाली वेबसाइट है, वो नहीं, अमेजन नदी की बात हो रही है, अमेजन बेसिन की बात हो रही है। फिर देखिए कोलकाता किस नदी के तट पर है, हुगली। देवदार और फर ये किसके प्रकार हैं, तो शंकुधारी वृक्ष। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं, तो डेल्टा क्षेत्र में, ठीक है। फटाफट इनको भी मिलान कर लीजिए। हमने बताया कि जो सूती कपड़े हैं, देखिए वाराणसी जो है ना वो सूती कपड़ों के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। फिर देखिए मलोका, ये ढालू छत की जो मतलब कि घर हुआ करते थे, अमेजन बेसिन में मिलते हैं। पिरान्या हमने कल देखा था, मछली की एक प्रजाति है। और रेशम कीट, तो भाई ये रेशम कीट का पालन किया जाता है, काजीरंगा असम में है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए। 5 क्वेश्चन और बचे हैं जो हमने मतलब कि खुद से बनाए, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, बस आज की क्लास खत्म हो जाएगी फिर। और ये जो क्लासेस हैं अब डेली शाम को 6 बजे होंगी, ठीक है। तो आप लोग शाम को 6 बजे लाइव चैट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, 6 बजे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे एमसीक्यू। तो देखिए कह रहे हैं कि बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो हम लोगों ने देखा कि सिल्क के जो कीड़े हैं उनका संवर्धन किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए कॉनिफेरस ट्रीज की बात कर रहे हैं, यानी कि शंकुधारी पेड़ जैसे चीड़, देवदार और फर ये कहाँ मिलते हैं, तो बताइए। तो हमने देखा था कि उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु में मिलते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। फिर देखिए कह रहे हैं कि काजीरंगा और मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है, जानना ही क्या है, असम में हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तो ये पर्यावरण सॉरी पैडागोजी का क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कक्षा में विनोद मछुआरा, जो वहाँ पे केस अध्ययन दिया गया था ना, उसकी कहानी सुनाता है, जो बिहार की एक झील यानी कि मौन उसका नाम है, उसको साफ करके मछली पालन करता है। इस कहानी का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। बताइए बच्चों को ये जो बताया जा रहा है उसका क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये समझाना कि कैसे जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी आजीविका के लिए पर्यावरण जो है उसके साथ संतुलन बनाते रहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़िएगा, पीडीएफ में भेजूंगी। कह रहे हैं शिक्षिका जो है कोई एक मतलब कि क्लास की टीचर है, वो अपने छात्रों को एक गतिविधि दे रही है, एक एक्टिविटी दे रही हैं कि जूट, बांस और सिल्क से बने हुए हस्तशिल्प एकत्रित कीजिए और उन स्थानों का पता लगाइए जहाँ उनका निर्माण हुआ था। कह रहे हैं कि ये गतिविधि किस प्रकार सहायक होगी। ऑप्शंस देखिए, कह रहे हैं कि ये छात्रों को कक्षा में व्यस्त रखने के लिए, नहीं भाई व्यस्त नहीं रखना, ये छात्रों को संसाधन और क्षेत्रीय उत्पाद के बीच संबंध समझने में मदद करेगा, तो हाँ यही सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। तो बस इतना ही। चलिए आप लोगों ने देखा उसके लिए थैंक्स। आज बहुत लो रहे हम क्लास में, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, और अगर आपका मन करता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।